यह लड़का दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी का शिकार हुआ था और अब उसकी वजह से सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग उस पर हंसते थे क्योंकि वह कमजोर था और उसके पास मैजिक टैलेंट नहीं था। इस दुनिया में बिना टैलेंट वाले इंसान का भविष्य हमेशा अंधेरा माना जाता था। लेकिन रेन के पास एक चीज थी, इंटेलिजेंस, और यही बात सबको उससे जलाती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन मैजिक टावर मास्टर जैसा महान मेज बने। एमसी ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया, सबसे ज्यादा मेहनत की, और उसी मेहनत से उसने मेजेस के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेंशन बना डाली। उसके प्रोफेसर ने कहा था कि वेर्डन एक महान जीनियस है और एक दिन दुनिया में मशहूर होगा, लेकिन उसी इंसान ने उसे धोखा दिया, उसकी रिसर्च चुरा ली और अपने नाम से पेश कर दी। टूटे हुए दिल के साथ वर्डन टावर मास्टर के पास गया। उम्मीद थी कि उसे उसके सालों की मेहनत का क्रेडिट मिलेगा, मगर बालरो बेस ने जब सुना कि यह लड़का बिना मैजिक टैलेंट के भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने उसे कैद करवा दिया। उसे मैजिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए गिनी पिग बना दिया गया। बोहेमर मैजिक टावर, जो एम्पायर का सबसे ताकतवर टावर था, वहीं टावर मास्टर और उसके टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने वर्डन पर खतरनाक स्पेल्स और मैजिक पोशंस टेस्ट किए। वजह सिर्फ इतनी थी, वह बहुत इंटेलिजेंट था और इसके लिए उसे सजा मिलनी थी। साल गुजरते गए, कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन वर्डन के अंदर एक और भी ताकतवर भावना जन्म ले चुकी थी, वही भावना जो इटाची ने अपने भाई के दिल में छोड़ी थी। कैद के दिनों में उसके पास बस बचपन की यादें थीं। वह और रोलन साथ में कसम खाए थे कि एक दिन महान मेजिस बनेंगे। वह वादा उसकी आत्मा में जल रहा था, वह उसे तोड़ नहीं सकता था। अगर इस दुनिया में टैलेंट इंटेलिजेंस से ऊपर है, तो शायद इंटेलिजेंस को ही टैलेंट में बदला जा सकता है। लिमिट्स तोड़ी जा सकती हैं और सबको पीछे छोड़ा जा सकता है। 7 साल तक उसने एक नई थ्योरी पर काम किया, ऐसी थ्योरी जो दुनिया बदल देगी। अपनी सेल में वह हर दिन प्रैक्टिस करता रहा। कैदी होने के बावजूद उसे टावर में क्लीनिंग ड्यूटी करनी पड़ती थी। उसकी दोस्त रोवेलिन अक्सर उससे मिलने आती थी। एक दिन उसने बताया कि वह कहीं और जा रही है और चाहती है कि वर्डन उसके साथ भाग चले, लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता थी कि वर्डन इस टावर में किस तरह जी रहा है। वर्डन ने मना कर दिया, वह भाग नहीं सकता। इस जगह के लोगों के लिए उसके पास अलग प्लान्स थे। उसी दिन मैजिक फेस्टिवल चल रहा था, यही उसकी रिवेंज के लिए परफेक्ट मौका था। वर्डन ट्रेजर रूम में गया और कहा कि टावर मास्टर ने उसे सफाई के लिए भेजा है। वहीं रखा था मास्टर का सबसे बड़ा इन्वेंशन, एक मैजिक एम्प्लीफिकेशन आर्टिफैक्ट। वर्डन ने 7 साल लगाए थे उसका सील तोड़ने का तरीका समझने में। टावर के एनर्जी सोर्स वाले रूम में 2 मेजेस गार्ड ड्यूटी पर थे और फेस्टिवल के कारण चिड़चिड़े थे। वर्डन चुपचाप अंदर घुस गया और अपनी फाइनल प्लान शुरू कर दी। दाढ़ी वाला मेज तो समझ भी नहीं पाया कि उसकी मौत कैसे हुई। ग्रीन हेयर्ड मेज गुस्से में चिल्लाया, एक बिना टैलेंट वाला कचरा मेज पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने वर्डॉन को खत्म करने की ठानी, लेकिन जो हुआ वह चौंकाने वाला था। एमसी ने एक पावरफुल थर्डल स्पेल इस्तेमाल किया और वह जानलेवा साबित हुआ। मरते हुए मेज को वर्डॉन ने बस इतना कहा, लोगों के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। गार्ड्स को खत्म करने के बाद अब उसके सामने था टावर का हार्ट, एनर्जी कोर। यही सबसे जरूरी चीज थी। वह टावर के माना का इस्तेमाल करके ऐसा स्पेल चलाने वाला था जो हेवंस को चुनौती दे और लॉजिक की सीमाएं तोड़ दे। आर्टिफैक्ट और माना कोर का इस्तेमाल करते हुए वर्डन ने सारे मैजिक सर्कल्स तैयार किए और स्पेल एक्टिवेट कर दिया। अब सिर्फ 2 नतीजे थे, या तो यह काम करेगा या वह मर जाएगा। कई किलोमीटर्स दूर टावर मास्टर ने आसमान तक जाती नीली रोशनी देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह उसकी मैजिक टावर की दिशा से आ रही है। ब्रॉग पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ वहां पहुंचा, सोचते हुए कि जो भी जिम्मेदार है उसे मिटा देगा। जब वह पहुंचा, उसने सिर्फ एक मेज की सिलुएट देखी। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि सामने एम्परर है या कोई महान मेज, वह उसे नष्ट कर देता। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, वहां सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल बची हुई थी। एम्पायर का सबसे ताकतवर मेज भी यह पता नहीं लगा पाया कि उसकी टावर को किसने तबाह किया, और बहुत जल्द वह सिर्फ अपनी टावर ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा खोने वाला था। दूसरी तरफ एक शांत सुबह सनलेट फॉरेस्ट में धीरे धीरे फैल रही थी। बहते पानी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा और अचानक एक जोरदार स्प्लैश के साथ वह सीधे नदी में जा गिरा। किनारे पर बैठकर उसने समझने की कोशिश की कि वह कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते ही वह ठिठक गया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। बिना समझे उसने अपना चेहरा छुआ, खुद को पहचानने की कोशिश की। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उसने सोचा, क्या बॉडी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस ने उसे किसी और इंसान में बदल दिया है? तभी उसकी यादें लौटने लगीं। विज़र्ड्स से टकराव, हेवंस को चैलेंज करना और पकड़े जाने से पहले टेलीपोर्टेशन मैजिक से भाग निकलना। आखिरकार उसने समझ लिया कि इसी तरह वह इस अनजान फॉरेस्ट में आ पहुंचा। आसपास की अलग वेजिटेशन देखकर उसे यकीन हो गया कि वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था। यहाँ के प्लांट्स टावर वाले इलाकों से बिल्कुल अलग थे। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। टेलीपोर्टेशन,
सच में उसे कॉन्टिनेंट के दूसरी तरफ ले आया था। अब उसे यकीन था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सफल रहा। घास पर लेटकर वह हंसने लगा, सोचते हुए कि मास्टर गुस्से से पागल हो रहा होगा और कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जान पाएगा। जीत के बावजूद उसने माना कि उसका हमला टावर को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं था। फिर भी उसने याद किया कि उसका दुश्मन यूं ही ऑमनीपोटेंट नहीं कहलाता, उसके पास जरूर काउंटर मेजर्स होंगे। लेकिन फिलहाल प्लान काम कर चुका था और टावर के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान वह खुद को और मजबूत करेगा। आसमान की ओर हाथ उठाकर उसने कसम खाई, वह मास्टर की बनाई हर चीज को नष्ट कर देगा ताकि वर्डन का नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाए। रिवेंज और सेल्फ एफर्मेशन ही अब उसकी जिंदगी का मकसद थे। उसने खिंचाव लेते हुए मन ही मन टावर को फिलहाल अलविदा कहा। तभी पास ही एक गॉब्लिन अपनी एक्स से एक वुडन बॉक्स पर वार कर रहा था। बिना वक्त गंवाए वर्डन ने हाथ बढ़ाया और विंड कटर स्पेल कास्ट किया। हवा की तेज ब्लेड आगे बढ़ी और गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट गई, इससे पहले कि वह खतरा समझ पाता। चलते हुए उसने अपने हाथ को देखा और महसूस किया कि मैजिक इस्तेमाल करने का एहसास वैसा ही था। उसने अंदाजा लगाया कि रिकंस्ट्रक्शन ने उसके बाल और आंखें तो बदल दी, लेकिन माना कैपेसिटी वही रही। लाश को एक तरफ लात मारते हुए उसने समझ लिया कि गॉब्लिन्स की मौजूदगी का मतलब है वह किसी विलेज से काफी दूर है। तभी बॉक्स के पास पड़े मार्क्स ने उसका ध्यान खींचा। घुटनों पर बैठकर उसने काट के निशान पहचाने और समझा कि कोई जल्दी में सामान छोड़कर भागा है। मालिक को ढूंढने के इरादे से वर्डन ने माना डिटेक्शन स्पेल इस्तेमाल किया। जैसे ही स्पेल एक्टिवेट हुआ, एनर्जी की एक ट्रेल उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गई। आगे कहीं एक आदमी घोड़ों को तेजी से दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस हालत में कैसे फंस गया। उसकी यादों में बैंडिट्स से घिरा हुआ दृश्य उभरा, जिन्हें पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। उसे याद आया कि न तो किसी बैरन का नाम लेना काम आया, न ही मर्सनरीज का भाग जाना असली समस्या थी। असली डर तो तब पैदा हुआ जब बैंडिट्स के बीच एक डरावनी मुस्कान वाला ऑर्क दिखाई दिया। उसे याद था कि वह सिर्फ किस्मत से बच पाया था जब ऑर्क बाकी लोगों को मैसेकर करने में व्यस्त था। वर्तमान में लौटते ही एक तेज आवाज ने उसे डरा दिया। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर उसने घोड़ों को और तेज दौड़ाया। तभी कार्ट का पहिया एक जड़ से टकराया और टूट गया, जिससे गाड़ी अचानक रुक गई। जोरदार टक्कर से ड्राइवर जमीन पर जा गिरा। दर्द से कराहते हुए वह उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। सामने जंगल के अंधेरे में दर्जनों आंखें चमकने लगीं। ऑर्क्स और गॉब्लिन्स परछाइयों से बाहर निकले और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपनी किस्मत को कोसते हुए वह बस देखता रह गया और बिना देर किए सारी क्रीचर्स एक साथ उस पर टूट पड़ीं। जब उसे यकीन हो गया कि सब खत्म हो चुका है, वह आदमी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और आखिरी वार का इंतजार करने लगता है। ठीक उसी पल जमीन से एक विशाल दीवार उठती है और क्रीचर्स के हमले को रोक देती है। दृश्य देखकर वेर्डन हल्के से कहता है कि वह आदमी के लिए सांस लेने की जगह छोड़ना ही भूल गया। तभी ऑर्क लीडर मुड़कर नए आए इंसान को घूरने लगता है। चट्टान के ऊपर खड़े होकर वेर्डन फैसला करता है कि पीड़ित के दम घुटने से पहले उसे सारे मॉन्स्टर्स खत्म करने होंगे। हाथ में फ्लेम्स इकट्ठा करते हुए वह सोचता है ये उसकी पहली असली बैटल है। जवाब में ऑर्क लीडर जोर से दहाड़ता है और बाकी मॉन्स्टर्स के साथ आगे बढ़ता है। वेर्डन मुस्कुराता है, यही मौका है अपनी नई कॉम्बैट स्किल्स टेस्ट करने का। अगले ही पल फायर एरोज की बारिश मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है और पहली वेव पूरी तरह खत्म हो जाती है। आग फैलती है, लेकिन ऑर्क लीडर बिल्कुल भी घायल नहीं होता। वह गरजते हुए बचे हुए गॉब्लिन्स को विज़र्ड पर हमला करने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही दुश्मन चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। युवा मेज एक साथ 2 स्पेल्स कास्ट करने की तैयारी करता है, फायर एरोज और व्हर्लविंड। डबल कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह दोनों मैजिक सर्कल्स को एक में मिला देता है। फिर नीचे इशारा करके हीट वेव एरो एक्टिवेट करता है। अगले ही सेकंड आग का एक भयानक विस्फोट होता है और आगे बढ़ते सारे गॉब्लिन्स जलकर राख हो जाते हैं। हमला खत्म होने के बाद उनके जले हुए शरीर धीरे धीरे एशेज में बदलने लगते हैं। ये देखकर वह सोचता है पहले तो वह एक गॉब्लिन भी नहीं हरा पाता। बैटलफील्ड पर नजर डालते हुए वह कंफर्म करता है कि कोई छोटा मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा। अब वह अर्थ वॉल की तरफ लौटने का फैसला करता है ताकि आदमी को बाहर निकाल सके। तभी अचानक ऑर्क लीडर का हाथ चट्टान के पीछे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ता है। रिएक्शन करने से पहले ही विज़र्ड शॉक में मुड़ जाता है। कुछ समय बाद अब ठीक हो चुकी कार्ट शांत रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी जो खुद को कॉर्नर बताता है, वादा करता है कि वह यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। वह अपने रक्षक का धन्यवाद करता है और पूछता है कि वह इस फेवर का बदला कैसे चुका सकता है। वेर्डन इसे ज्यादा महत्व नहीं देता और बस कहता है सड़क पर ध्यान रखो वरना कार्ट फिर पलट जाएगी। थोड़ी देर बाद कॉनरेड पूछता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त क्या वह सच में खतरे में था। आंखें बंद किए हुए युवा मेज सोचता है स्थिति बस थोड़ी सी डेंजरस थी,
तभी उसे वह पल याद आता है जब सर्वाइविंग ऑर्क ने पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। याद में दिखता है कि क्रीचर पास से स्पेल तैयार कर रहा था। उसी समय उसने विंड कटर इस्तेमाल किया और मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया, क्रश होने से पहले। वर्तमान में लौटकर विज़र्ड मुस्कुराता है और कॉनरैड को भरोसा दिलाता है कि चिंता की कोई बात नहीं। कुछ देर बाद वह पूछता है कि इस इलाके में थीव्स कितनी बार दिखते हैं, क्योंकि आमतौर पर वे मॉन्स्टर्स वाली जगहों से दूर रहते हैं। ट्रैवलर बताता है कि यह फॉरेस्ट बैरन पाइथ के कंट्रोल में है और थीव्स को तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। इसी वजह से वह बिना मर्सनरीज के यात्रा कर रहा था। यह सुनकर कॉन्जरर समझ जाता है कि टेलीपोर्टेशन उसे सही टेरिटरी में लाया है। भले ही उसके सारे ट्रैक्स मिट चुके हों, वह तय करता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी छिपानी होगी और खुद को और मजबूत बनाना होगा अगर कोई उसका पीछा करे। जब कॉनरैड उससे नाम पूछता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अपना परिचय ही नहीं दिया। वह शांत स्वर में कहता है अब से उसका नाम ऐशर है और वर्दन नाम वह सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब वह टावर मास्टर के सामने खड़ा होगा। कुछ ही देर में कार्ट अपनी मंजिल पर पहुंचती है, पिथ टेरिटरी के बैरन की एस्टेट। वहां पहुंचते ही लोकल नोबल कॉनर की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। जवाब में कॉनर मजाक करते हुए कहता है कि ऑर्क्स से भागते भागते शायद उसका वजन कम हो गया। आखिर में बैरन इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है, लेकिन कॉनर उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर वह नोबल उस युवा मेज को पहचान लेता है, वही जिसने उसके दोस्त की जान बचाई थी, और कहता है कि ऐसे काम के बाद वह चुप बैठ नहीं सकता। उसी समय बैरन आदेश देता है कि मेहमान को कास्टल ले जाया जाए। अब नए कपड़ों में युवा आदमी उसे हॉस्पिटैलिटी, कपड़ों और खाने के लिए औपचारिक धन्यवाद देता है। नोबल मुस्कुराकर धन्यवाद स्वीकार करता है। कुछ देर बाद वह अपना परिचय देता है, बैरन पी द हेनरॉड, इस टेरिटरी का लॉर्ड, और उसे बैठने का निमंत्रण देता है। डिनर के दौरान होस्ट पूछता है कि खाना पसंद आया या नहीं, और उसे पॉजिटिव जवाब मिलता है। कॉनरैड की जान बचाने के इनाम में बैरन उसे 5 मिलियन एल्क देने की पेशकश करता है। साथ ही वह एक अच्छी पेमेंट वाला जॉब भी ऑफर करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद गेस्ट अपना फोर्क नीचे रखता है और पूछता है काम क्या है। बैरन बताना शुरू करता है कि कुछ दिन पहले सदर्न फॉरेस्ट में पड़ोसी टाउन के रेजिडेंट्स की लाशें मिली थीं। पूरा टाउन बर्बाद था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को कोई क्लू नहीं मिला, जैसे सब कुछ मैजिक से मिटा दिया गया हो। बैंडिट्स के बीच किसी मेज के होने की संभावना सुनकर युवा आदमी बीच में ही पूछता है हंट कब शुरू होगा। लॉर्ड हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है 4 दिन बाद। कास्टल गेट पर हंटिंग ग्रुप तैयार खड़ा था। कॉन्जरर भी मिशन के लिए शामिल हो चुका था। तभी एक नाइट आगे आता है और खुद को इनोक बताता है, प्लान का कमांडर। फिर वह अपने साथियों हैरिस और पेरिक का परिचय कराता है, जो नए मेंबर का उत्साह से स्वागत करते हैं। युवा आदमी भी हाथ मिलाकर अपना परिचय देता है। बैरन के प्रस्ताव पर सोचते हुए उसने फैसला कर लिया था कि रहने की कीमत चुकाने के लिए बैंडिट्स हंट करना सही रहेगा। बड़ी भीड़ देखकर वह अनौच से पूछता है कि क्या ये लोग भी प्लान का हिस्सा हैं। कमांडर बताता है कि ये एडवेंचरर्स हैं, जिन्हें एक स्ट्रेंज ऑर्क की अफवाह ने आकर्षित किया है। साथ ही वह जोड़ता है कि बड़ा रिवॉर्ड होने के कारण गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स भी आए हैं। मेज याद करता है कि उस लेवल के एडवेंचरर्स लगभग नाइट्स के बराबर होते हैं, जो एनर्जी से अपने शरीर और वेपन्स को मजबूत कर सकते हैं। जंगल के अंदर पहुंचकर वह सोचता है कि उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि ग्रुप में पहले से 3 नाइट्स और कई वॉरियर्स मौजूद हैं। तभी इनॉक उससे कहता है कि अगर कोई मेज डिटेक्ट हो तो तुरंत बताना। यह सुनकर उसे असली वजह समझ आने लगती है। कमांडर समझाता है कि मेज के लॉन्ग रेंज स्पेल्स के कारण नाइट्स के लिए पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। युवा आदमी बस इतना कहता है, स्थिति सच में अनफॉर्चुनेट है, और यह सुनकर ग्रुप लीडर और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह रास्ते के बीच में रुक जाता है और पूरा ग्रुप भी रुक जाता है। कॉन्जरर हाथ आगे बढ़ाकर चेतावनी देता है, सामने मैजिकल सर्कल है, और तुरंत डिस्पर्स स्पेल कास्ट करता है। अचानक हवा में छिपा हुआ एक विशाल ट्रैप सबके सामने प्रकट हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सोचते हुए कि ऐसी चीज यहाँ कैसे हो सकती है। बिना देर किए वह दोनों हाथों के बीच एनर्जी इकट्ठा करता है और एक स्पेल छोड़ता है जो जंगल के बीच सीधा रास्ता खोल देता है। इनॉक यह देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। इतनी आसानी से मैजिक को तोड़ते देख कमांडर उसके असली आइडेंटिटी पर शक करने लगता है। इस दुनिया में एडवेंचरर्स वे लोग होते हैं जो गिल्ड्स के लिए मिशंस लेते हैं, टेरिटोरीज एक्सप्लोर करना या मॉन्स्टर्स को खत्म करना। मौत हमेशा पास रहती है, लेकिन उनकी स्किल्स उन्हें फेम और वेल्थ दिलाती हैं। समय के साथ कुछ इतने ताकतवर हो जाते हैं कि अपना ऑनर खो देते हैं और इंसानों पर ही हमला करने लगते हैं। आखिरकार वे बैंडिट्स बन जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस ग्रुप का लीडर। जंगल के अंदर एक कारकेस के पास बैठा वह चीफ अपनी हालत पर अफसोस करता है।
वह शिकायत करता है कि पिछली अटैक का नुकसान अभी तक संभला नहीं और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है, देखना बंद करो और तुरंत शिकार के लिए निकलो। झाड़ियों में छिपे हुए नाइट्स अपने टारगेट को पहचान लेते हैं और कमांडर इनॉक के आदेश का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वॉरियर्स का लीडर दुश्मन की कमजोर गार्ड का फायदा उठाकर हमला करने का फैसला करता है, मेज उसे रोक देता है और कहता है, थोड़ा इंतजार करो। वह याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक दुश्मन की असली ताकत नहीं आंकी है और अगर राइवल कॉन्जरर ज्यादा ताकतवर हुआ तो वे हार सकते हैं। स्थिति देखते हुए युवा आदमी कहता है कि इस इम्पास को हल करने का एक तरीका है और वह दुश्मनों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। उधर क्रिमिनल्स में से एक वर्जा इलाके को बढ़ाने की मेहनत और मरे हुए रिक्रूट की शिकायत कर रहा था। सॉर्सरर उसे चुप रहने को कहता है। भारी सांस लेते हुए वार्जर अफसोस करता है कि एक ऑर्क ने उसके लोगों को मार डाला और सोचता है कि बैंडिट बनने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। जल्द ही वह विल्सन को सुझाव देता है कि वे किसी और विलेज पर हमला करें, लेकिन मेज बैरन के गुस्से का हवाला देकर मना कर देता है। विल्सन बताता है कि अब आगे बढ़ने का समय है और उसने पास के मार्ट टाउन के बारे में सुना है। जैसे ही वह विलेज लूटने की योजना बना रहा था, उसकी दिशा में एक फायर स्पेल आकर गिरता है। अगले ही पल बैंडिट्स कैंप में जोरदार एक्सप्लोजन होता है। सरप्राइज अटैक देखकर विल्सन तुरंत डिफेंस सर्कल बनाता है और कंफर्म करता है कि यह सच में मैजिक है। अब यकीन हो जाता है कि वे पकड़े जा चुके हैं और नाइट्स ऑफ एडवेंचरर्स का ग्रुप सीधा लड़ाई में कूद पड़ता है। बैटलफील्ड तुरंत केओस में बदल जाता है। इसी अफरा तफरी में एक एडवेंचरर विल्सन के सिर पर जोरदार वार कर देता है। यह देखकर वार्जर शॉक में अपने गिरे हुए साथी की तरफ मुड़ता है। वह समझ जाता है कि मना बैरियर भले ही तेज था लेकिन फ्रेजाइल था और उसके टूटने का असर सीधे यूजर पर पड़ा। मेज के गिरते ही युवा कॉन्जरर अनौच के सामने आता है और कहता है कि बाकी बैटल वह संभाल लेगा। अब वार्जर समझ जाता है कि बैरन सच में उन्हें खत्म करना चाहता है, तभी उसने एक मेज हायर किया है। फिर भी वह हार मानने से इनकार करता है और कमांडर इनक से सीधे तलवारें भिड़ा देता है। वह कसम खाता है कि बैरन को जवाब में उनके सिर भेजेगा और इनक भी चुनौती स्वीकार कर लेता है। इसी दौरान युवा कॉन्जरर विल्सन का पीछा करते हुए एक रवीन में पहुंच जाता है जहां दुश्मन भागने की कोशिश कर रहा था। भागते हुए बैंडिट नोटिस करता है कि उसका पीछा करने वाला अर्थ वॉल इस्तेमाल कर रहा है, यानी वह भी एक मेज है। नीचे से विल्सन ताना मारते हुए पूछता है कि वह इतना धीमा क्यों है और पहले हमला करने का फैसला करता है। वह मल्टीपल आइस एरोज कास्ट करता है, सोचते हुए कि सामने सिर्फ सेकंड सर्कल मेज है। जवाब में युवा आदमी खुद को फ्लेम्स से घेर लेता है और मल्टीपल फायर एरोज से काउंटर अटैक करता है। धुआं हटने के बाद बैटलफील्ड सनसेट की रोशनी में मैजिक पार्टिकल्स से भर जाता है। घुटनों पर गिरा घायल विल्सन अपने दुश्मन की ताकत मान लेता है, लेकिन कहता है कि उसने गलत दुश्मन चुन लिया है। हंटर के करीब आते ही वह दावा करता है कि नाइट के बिना भी वह उसे हराकर भाग सकता है। सामने खड़ा एडवर्सरी शांत आवाज में कहता है वह उसे भागने नहीं देगा। विल्सन उसकी कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लेक्स मैजिक की तारीफ करता है, फिर उसे धमकाते हुए नया स्पेल तैयार करता है। वह थर्ड सर्कल मैजिक फॉलिंग आइस कास्ट करता है और हवा में एक विशाल बर्फ का द्रव्यमान बन जाता है। मर जाओ के आदेश के साथ बर्फ का हमला सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने वाला बस उसे देखता रहता है। अचानक जमीन पर एक विशाल आइस क्यूब बन जाता है और उसी के अंदर विल्सन खुद कैद हो जाता है। समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या, वह हिल भी नहीं सकता। बाहर से 2 अर्थ कॉलम्स आकर आइस क्यूब को पूरी तरह सील कर देते हैं। फंसा हुआ विल्सन यकीन नहीं कर पाता कि उसका स्पेल ब्लॉक हो गया और दुश्मन बाहर खड़ा उसे देख रहा है। कुछ ही क्षण बाद कंजरर हाथ उठाता है और अर्थ स्पीयर स्पेल इन्वोक करता है। बस मुट्ठी भींचते ही अटैक एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल जमीन से काउंटलेस अर्थ स्पीयर्स निकलते हैं और हर दिशा से आइस प्रिजन को भेदते हुए आर पार निकल जाते हैं। विल्सन हैरानी से पूछता है, एक सेकंड सर्कल मेज तीसरी सर्कल मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जवाब में उसका राइवल बस मुस्कुराकर कहता है, खुद ही अंदाजा लगाओ। उसी पल विल्सन को समझ आ जाता है कि वह सिर्फ किसी थर्ड सर्कल कास्टर से नहीं लड़ रहा, बल्कि ऐसे इंसान से जिसने 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। तभी उसे एहसास होता है कि शुरुआत से ही वह धोखे में था। अगले ही सेकंड एक अर्थ स्पीयर उसे भेद देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद विजेता बस सनसेट की रोशनी में अपने गिरे हुए दुश्मन की बॉडी को देखता रहता है। वह मन ही मन मानता है कि यहाँ तक का सफर बेकार नहीं था। आखिर इस फाइट ने उसे सिखाया कि दूसरे मेजेस से कैसे लड़ना है। कुछ देर बाद एक अजीब सा क्रीचर मुस्कुराते हुए उभरता दिखाई देता है। कुछ दिन पहले की याद उसके दिमाग में लौटती है। उसने एक एक्सपेरिमेंटल पोशन बनाया था जिसे उसने मैजिक सर्किट डियर नाम दिया था। उस सब्सटेंस को पीते ही वह जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन उसी के कारण उसकी एनर्जी फ्लो बदल गई और वह थर्ड सर्कल तक पहुंच गया। आंखों से माना चमकता हुआ महसूस हुआ।
वर्तमान में लौटकर वह मरे हुए मेज की बॉडी को देखता है और सोचता है कि बैरन को अपनी जीत का प्रूफ कैसे दिखाए। तभी उसकी नजर उस वॉन्ड पर जाती है जिसे बैंडिट ने बैटल में इस्तेमाल किया था। वह घुटनों पर बैठकर अप्रेजल मैजिक कास्ट करता है। एनालिसिस बताती है यह एक मैजिकल स्टोन वॉन्ड है जो कास्टिंग टाइम कम करती है और आइस स्पेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ाती है। उसी समय पेरिक भागता हुआ वहां पहुंचता है और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। नाइट अपनी चिंता बताता है जबकि युवा मेज समझाता है कि दुश्मन की ताकत की वजह से उसे देर हो गई। जब वह बाकी बैंडिट्स के बारे में पूछता है तो एली बताता है कि वे सब हार चुके हैं और इनॉक अभी लीडर से लड़ रहा है। जाने से पहले यंग नाइट उसे पूछने का मौका देता है। वॉन्ड को हाथ में पकड़े वह पूछता है बैंडिट्स की चीजों का क्या करना है। पेरिक जवाब देता है कि बैरन के आदेश के अनुसार जो चीज पसंद आए वह रख सकता है। बैरन पी की जेनरोसिटी याद करके मेज तय करता है कि वह इस वॉन्ड का सही इस्तेमाल करेगा। नाइट्स के पास लौटने पर सब उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है यह सच में एक शानदार एक्सपीरियंस था। इसी बीच बैंडिट्स का लीडर वार्जर विल्सन की मौत की खबर सुनकर अविश्वास में रह जाता है। समझते हुए कि अब उसकी एग्जीक्यूशन तय है, वह छिपी हुई ब्लेड तैयार करता है और अचानक अपने बंधन तोड़कर भागने की कोशिश करता है। तेजी से घूमती ब्लेड्स के साथ वह नाइट्स पर टूट पड़ता है। रास्ता बनाते हुए सीधा इनॉक की तरफ दौड़ता है। उसे पता था यही उसका आखिरी मौका है। उसका वार कमांडर की सोर्ड से तुरंत ब्लॉक हो जाता है। मौका पकड़कर इनॉक एक थ्रोइंग टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसे दूर फेंक देता है। गिरते हुए वरेस देखता है कि दुश्मन अपनी सोर्ड एक तरफ फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही दो नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं और कमांडर पूछता है हथियार क्यों छोड़ा। हल्की मुस्कान के साथ इनॉक एक डैगर निकालता है और खुद ही जवाब देता है। बैंडिट की गर्दन पर ब्लेड रखते हुए वह कहता है प्राइड सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होती है। अगले ही पल लीडर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वॉरियर पीछे हटकर बाकी लोगों से इस दृश्य के लिए माफी मांगता है। फिर वह मेज को भी समझाता है और युवा आदमी उसके काम की तारीफ करता है। बचे हुए प्रिजनर्स को देखकर वह पूछता है इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा। इनॉक समझाता है कि शायद ये मजबूर सर्वाइवर्स हों, इसलिए इन्हें कासल ले जाकर पहचान कंफर्म की जाएगी, फिर फैसला होगा। इसके बाद हैरिस सबको लौटने की तैयारी का आदेश देता है और नाइट्स को बैंडिट्स को आगे बढ़ाने को कहता है। इसी दौरान एक प्रिजनर अचानक घबराकर भाग पड़ता है और जंगल की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ता है। वह मरना नहीं चाहता। हैरिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय एशर उसे रोक देता है। वह कहता है कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही भागता हुआ बैंडिट मुड़कर मदद की गुहार लगाता है, एशर तुरंत रिएक्ट करता है। अगले ही पल हैरिस भी हवा में फैली अलग सी प्रेजेंस महसूस करता है और उसे तेज खून की गंध आने लगती है। राग्रुप एक साथ मुड़ा और उस दिशा में देखने लगा जिधर वह प्रिजनर भाग रहा था। अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर उड़ता हुआ आया और सीधे हैरिस की तरफ जा गिरा। ये देखकर सब तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। जंगल की अंधेरी तरफ एक ऑर्क की आकृति दिखाई दी, लेकिन एशर ने तुरंत सब जोड़ लिया। यही वह क्रीचर था जिसे एडवेंचरर्स पहले कभी हरा नहीं पाए थे। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल ऑर्क हाथ में भारी एक्स लिए आगे बढ़ा और उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डिटेक्शन मैजिक इस्तेमाल करते हुए एशर ने महसूस किया कि दर्जनों ऐसे ही क्रीचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। लाल आंखों वाला वह विशाल फिगर साफ तौर पर पूरे हॉर्ड का लीडर था। एशर ने उसे पहचान लिया। वही स्माइलिंग ऑर्क जो पहले बैटल को दूर से देख रहा था, अब इवॉल्व्ड फॉर्म में सामने खड़ा था। एक इशारे के साथ ऑर्क ने आगे संकेत किया और अपने गॉब्लिन्स व मिनियंस को हमला करने का आदेश दिया। तुरंत इनॉक चिल्लाया डिफेंसिव पोजीशंस लो और गॉब्लिन्स पर फोकस करो। उसी समय ऑर्क लीडर ने एक विनाशकारी वार किया जिसे इनॉक ने सीधे अपनी सोर्ड से ब्लॉक किया। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि नाइट पीछे जा गिरा। जैसे ही वह जमीन पर था, क्रीचर ने अपना पैर उठाया ताकि उसे कुचल सके। आखिरी पल में दो सोल्जर्स दौड़कर आए और मॉन्स्टर के स्टॉम्प को रोक लिया। मौका देखकर इनॉक आगे झपटा और क्रीचर की चेस्ट पर गहरा वार कर दिया। ऑर्क नीचे गिरा, खून भी उगला, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं गई। अगले ही पल उसने पास खड़े एक गॉब्लिन को पकड़ लिया और सबके सामने उसे निगल गया। सब हैरान रह गए। उसकी चेस्ट की वूंड पूरी तरह भर गई। यह रिजेनरेशन देखकर इनॉक समझ गया कि अब वे आसानी से कासल वापस नहीं लौट पाएंगे। उसने तुरंत सबको बैटल के लिए तैयार होने का आदेश दिया। ऑर्क लीडर फिर मुस्कुराया और अपनी विशाल ब्लेड घुमाकर नाइट्स की तरफ फेंक दी। वेपन सीधा हैरिस की ओर आया। उसने पूरी ताकत से ब्लॉक किया, लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी सोर्ड कई टुकड़ों में टूट गई। टूटे हुए शार्ड्स सीधे उसके चेहरे की तरफ उड़े और उसकी स्किन में ढंस गए। जोरदार इम्पैक्ट से उसका शरीर पीछे जा फेंका गया। यह देखकर पेरिक चीख उठा, हैरिस! उसी समय इनॉक ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहो,
दुश्मन सामने है। पेरिक तुरंत आगे बढ़ा और क्रीचर पर सटीक वार किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शॉक छा गया। सोर्ड ऑर्क की मसल्स में फंस गई थी, जो सिकुड़कर हथियार को जकड़ चुकी थीं। पेरिक हथियार छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि मॉन्स्टर ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक एशर ने एक स्किल इस्तेमाल की और पत्थरों से मॉन्स्टर पर हमला किया। उसी पल उसने पेरिक को अपनी तरफ बुलाया। नाइट फिसलते हुए पीछे हट गया और बाल बाल बच गया। सांस लेते हुए वह अफसोस करता है कि उसकी सोर्ड वहीं छूट गई, जबकि एशर समझाता है कंजम्पशन के बाद ऑर्क की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। युवा नाइट सोचता है कि शायद यह कोई लेजेंडरी एंटिटी है, क्योंकि इतनी ताकत सामान्य नहीं हो सकती। लेकिन एशर उस थ्योरी को तुरंत नकार देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वह बताता है ये क्रीचर आम ऑर्क से अलग जरूर है, क्योंकि यह रिजनरेट कर सकता है, सबॉर्डिनेट्स को कमांड करता है और वॉरियर्स को दबा सकता है, लेकिन फिर भी यह स्पेशल एंटिटी कहलाने लायक मजबूत नहीं है। फिर उसे मैजिक का एक नियम याद आता है, सामान्य माना की लिमिट होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्पेल्स उस सीमा से बंधे नहीं होते। यह सोचते हुए वह जियोग्राफिक मैनिपुलेशन मैजिक कास्ट करना शुरू करता है। उसके हाथों में एक विशाल मैजिक सर्कल बनता है। अगले ही पल एनर्जी की एक वेव चारों तरफ फैलती है और पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। जमीन हिलने लगती है। नाइट्स अपना बैलेंस खो देते हैं और एक सोल्जर डर कर कहता है, हम सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन इनॉक्स जोर से आदेश देता है, काम रहो, पोजीशंस मत छोड़ो। ये एशर की मैजिक है। आदेश देने के बाद भी कमांडर एक ऊंचे रॉक पिलर पर खड़ा रहा, परिणाम को ध्यान से देखता हुआ। आखिरकार एशर की स्पेल ने जमीन को ऊपर उठा दिया था, जिससे वे सब मॉन्स्टर्स की हॉर्ड से अलग हो गए, जबकि नीचे पूरा झुंड एबिस में फंस गया। अगले ही पल उठती हुई धरती ने नीचे मौजूद क्रीचर्स को बेरहमी से कुचल दिया। पिलर के ऊपर खड़े नाइट्स नीचे एबिस में गिरे हुए लीडर की बॉडी को देख रहे थे। तभी एशर ने थर्ड सर्कल स्पेल तैयार किया और एक विशाल फायरबॉल कॉन्जर की। कुछ ही सेकंड बाद वह जलती हुई स्फीयर मीटियोर की तरह नीचे गिरी और वैली में बचे मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। पेरिक्स खुशी से चिल्ला उठा, जबकि इनॉक ने उसे डिग्निटी बनाए रखने को कहा, लेकिन यंग नाइट हंसकर बोला, यह देखकर सच में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर भी एशर मन ही मन सोच रहा था, जियोग्राफिक मैनिपुलेशन की एक्सपेंशन की लिमिट नहीं होती, लेकिन उसका माना कॉस्ट इतना ज्यादा है कि उसे प्रैक्टिकल नहीं कहा जा सकता। ऊपर से वह रिजल्ट से भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने थर्ड सर्कल स्पेल से ज्यादा ताकत की उम्मीद की थी। अचानक अबिस के नीचे से एक जोरदार रोर गूंजा और सबका ध्यान उधर चला गया। फ्लेम्स के बीच भी वह क्रीचर जिंदा था और एक और गॉब्लिन को खाकर खुद को रिजनरेट कर रहा था। पेरिक घबराकर पूछता है, अब क्या करें? एशर शांत स्वर में कहता है, अगर फायर से नहीं मरा तो कुछ और आजमाना पड़ेगा। वह तुरंत वाटर वेव कॉन्जर करता है, जो नीचे गिरकर आग बुझा देती है और ऑर्क से टकराती है। अगले ही पल वॉन्ड हाथ में लेकर एशर खुद रॉक पिलर से छलांग लगा देता है। ऊपर से नाइट उसका नाम पुकारते रह जाते हैं। गिरते हुए भी मेज एक साथ 2 आइस स्पेल्स तैयार करता है और कंबाइंड अटैक बनाता है। फिर रीइंफोर्स्ड एरोज की बराज सीधे ऑर्क लीडर की ओर जाती है। वार सीधा लगता है और क्रीचर अपने मिनियंस के साथ एक विशाल आइस ब्लॉक में पूरी तरह जम जाता है। जमे हुए दुश्मन के सामने एशर जमीन पर मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। वह समझ चुका था, अगर शरीर पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाए तो रिजनरेशन बेकार हो जाती है। वह तेजी से क्रीचर के पास से गुजरता है, फाइट खत्म करने के इरादे से। मॉन्स्टर अब भी मुस्कुरा रहा था। कॉन्जरर अपनी वॉन्ड में नई एनर्जी स्फीयर बनाता है और फ्रोजन ऑर्ब सीधा टारगेट पर छोड़ देता है। इम्पैक्ट के साथ ऑर्क पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और एशर शांत आवाज में कहता है, कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट। इसी बीच बस्टलिंग मैजिकल सिटी वायरस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। एक बैल्कनी पर 2 आदमी लेटेस्ट न्यूज पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक मैजिक टावर की सीलिंग और एनर्जी सोर्स एक्सप्लोजन की खबर पर सवाल उठा रहा था, क्या यह सच है? उसी समय कुछ मेजिस टावर के मेंबर्स के गायब होने और डैमेज की एक्सटेंट पर बहस कर रहे थे। आम लोग इसे डिवाइन पनिशमेंट या प्लान्ड डिजास्टर मान रहे थे, जबकि स्कॉलर्स की अपनी थ्योरीज थीं। एक हुडेड मेज ने निष्कर्ष निकाला, किसी ने बावर टावर की सीलिंग पहले से तैयार की होगी। तभी पास बैठा मस्टाश्ड आदमी धीरे से सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की अफवाह बताता है, जो शायद टावर पर अटैक की वजह बने। ये सुनते ही हुडेड फिगर का रिएक्शन बदल जाता है। उसका कॉफी कप गिर जाता है। वह आदमी की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, फिर से बोलो, तुमने क्या कहा? सामने वाला पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। अचानक एक रेड हेयर्ड मेज अपनी हुड हटाती है। वह रालिन थी। गंभीर आवाज में वह पूछती है, आखिर बोमर मैजिक टावर के साथ हुआ क्या? वापस बैरन के डोमेन में सबजुगेशन टीम की वापसी जश्न में बदल चुकी थी। बैंडिट्स मिशन खत्म होने के बाद सब कास्टल लौट आए थे और पीवाई ने उनके सम्मान में बैंक्वेट रखा। फीस्ट के दौरान नोबल सबको बधाई देता है, लेकिन एशर की गैर मौजूदगी नोटिस करता है। तभी वह विज़र्ड को आते देखता है और मेहमानों को उसके अराइवल की घोषणा करता है। एशर कॉनरैड के साथ हॉल में प्रवेश करता है और हल्के से पूछता है, क्या मैं देर से आया?
बैरन मुस्कुराते हुए उसे वाइन का ग्लास देता है और कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। धन्यवाद देने के बाद कॉन्जरर सोल्जर्स की मौजूदगी पर कमेंट करता है तो होस्ट जवाब देता है, यहाँ सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता। फ्यूडल लॉर्ड ने फिर बात बदलते हुए पूछा कि जिन बैंडिट से वे लड़े उनकी ताकत इतनी असामान्य क्यों थी। ड्रिंक लेते हुए एशर ने सहमति जताई, इतनी स्किल वाले लोगों को जिंदा रहने के लिए चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट बैरन को एक डॉक्यूमेंट देता है और वह उसे गेस्ट्स के सामने रख देता है ताकि सब सिचुएशन समझ सकें। रिपोर्ट में लिखा था कि बैंडिट्स के लीडर्स वांटेड क्रिमिनल्स थे, फॉर्मर गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स, जिन्होंने अपने ही साथियों को मारकर भाग लिया था। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही एशर को समझ आ गया कि उनके सिर पर 10 मिलियन एल्क की बाउंटी क्यों थी। साथ ही उसे एहसास हुआ कि बैरन इतना खुश क्यों दिख रहा था। अगर उसकी मदद न होती तो नुकसान बहुत बड़ा होता। तभी वह नोटिस करता है कि होस्ट उसे अजीब नजर से देख रहा है और पूछ बैठता है, क्या हुआ? जवाब में पीडी उसकी तारीफ करता है, कहता है कि उसने बैंडिट्स और मॉन्स्टर दोनों से टेरिटरी को बचाया और एडवेंचरर्स गिल्ड ने भी धन्यवाद भेजा है। बैरन थोड़ा इमोशनल होकर खुद को संभालता है और गंभीर स्वर में विज़र्ड का धन्यवाद करता है, विलेजर्स को बचाने और विक्टिम्स को प्रॉपर फ्यूनरल्स देने का मौका देने के लिए। फिर वह अपना ग्लास उठाकर टोस्ट प्रपोज करता है, पार्टी टेरिटोरी के सेवियर सर एशर के नाम। उसी पल हॉल में मौजूद हर इंसान अपना कप उठाता है और उसके सम्मान में चीयर्स करता है। इसके बाद का बैंक्वेट पूरी तरह अलग माहौल लिए था। मैजिक टावर की ठंडी और कठोर दुनिया से बिल्कुल उलट। यहाँ सब हंस रहे थे, साथ बैठकर एंजॉय कर रहे थे। यह वार्म और सिंपल माहौल उसके लिए नया था। टावर से भागने के बाद पहली बार पेरिक उसे खींचकर बाकी लोगों के साथ ड्रिंक करने ले जाता है और उसी पल मग हाथ में लिए एशर के चेहरे पर सचमुच की मुस्कान आ जाती है। बहुत दूर रालिन बावर मैजिक टावर को देख रही थी, बिना यह जाने कि उसका कोलैप्स कितनी उथल पुथल लाने वाला है। बाहर से स्ट्रक्चर सही सलामत दिख रहा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद रूमर्स बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। तभी किसी ने उसे आवाज दी। वेरिन से लौटे एक आदमी ने बताया कि उसने एनर्जी सोर्स वाली घटना के बारे में सुना है, लेकिन बिल्डिंग तो ठीक लग रही है। रोबलिन बीच में बोलता है, वर्दन कहाँ है? ट्रैवलर जवाब नहीं दे पाता और बस एक बुलेटिन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जहां भीड़ जमा थी। बोर्ड पर मिसिंग लोगों की लंबी लिस्ट लगी थी। रालिन की नजर जैसे ही उस लिस्ट पर जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है। फोटोज वाले म्यूरल के सामने वह रुक जाती है और डिसबिलीफ में वर्डन के चेहरे को देखती रह जाती है। नोटिस में लिखा था, मिसिंग नंबर 31 वर्डन, एनर्जी सोर्स के एक्सपोजर में लापता, बॉडी नहीं मिली। यह पढ़ते ही उसे उनकी आखिरी बातचीत याद आती है, जब उसने कहा था कि वह लौटने तक उसका इंतजार करेगा। उसके दिमाग में वर्डन की मुस्कुराती तस्वीर टूट जाती है और साथ ही उसे खो देने की सच्चाई सामने आ जाती है। वह अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और जमीन पर गिरने लगती है। अचानक उसके आसपास लाल एनर्जी की औरा फट पड़ती है। वह चीख उठती है, इस लॉस को मानने से इनकार करते हुए। एनर्जी एक्सप्लोजन और तेज हो जाता है। उसकी सारी पीड़ा एक अंतिम स्क्रीम में बाहर निकलती है। उसी समय किसी का हाथ उसके सिर पर आता है। एक आवाज कहती है, रुक जाओ, इससे कुछ नहीं बदलेगा। रालिन ऊपर देखती है और सामने खड़े आदमी को पहचान लेती है, लॉर्ड वल्डेक। घुटनों के बल बैठी वह कांपती आवाज में पूछती है, मैजिक टावर में आखिर हुआ क्या था? उसे उठाते हुए वल्डेक समझाता है, एनर्जी सोर्स पागल हो गया और सेंट्रल एरिया में मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया। सिर्फ लोग ही नहीं, डेटा, रिसर्च रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि वॉल्ट का मैजिक सर्कल भी खत्म हो गया। टावर मास्टर भारी आवाज में कहता है, सेकंड सर्किट, बुक्स, आर्टिफैक्ट्स, सबका नुकसान अपूरणीय है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी हानि थी सब्जेक्ट 77 की, क्योंकि उसका ब्रेन खोए हुए रिजल्ट्स वापस ला सकता था। रालिन के कंधे पर हाथ रखते हुए वल्डेक आगे कहता है, उसे उस कल्प्रिट के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं जो भाग निकला। ये सुनते ही वह तुरंत पूछती है, कौन? एल्डर बताता है कि इंसिडेंट से 3 घंटे पहले कोई गायब हुआ था और बाकी मैजिक टावर्स की मदद से उसकी ट्रैकिंग की गई है। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वाल्डेक ने एक नेकलेस दिखाया जिस पर लाल ट्रायंगुलर एम्बलम बना हुआ था। उसे देखते ही मेज पहचान गई, यह ब्लैक आवर ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था। ब्लैक आवर सिर्फ मैजिक रिसर्च करने वाला ग्रुप नहीं था, वह मैजिक को दुनिया पर कंट्रोल करने का जरिया मानता था। बेल्डिक ने कंफर्म किया कि इस इंसिडेंट में उनका हाथ था, हालांकि वह अभी तक नहीं समझ पाया था कि वे टावर के अंदर घुसे कैसे। फिर उसने एक्सटर्मिनेशन यूनिट बनाने की घोषणा की और रोबलिन को उस टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। यह सुनते ही सॉर्सरस ने एम्बलम को अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से कुचल दिया। वह घुटनों पर थी, उसकी आंखें लाल एनर्जी से चमक रही थीं। वेल्सिक समझ गया उसे अपना जवाब मिल चुका है। कुछ दिन बाद पेट डोमेन के एडवेंचरर्स गिल्ड में एक ऑफिसर एशर से मिलने बैठा। उसने शुरुआत में सर एशर से औपचारिक माफी मांगी क्योंकि गिल्ड ने ऑर्क के खतरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया था।
जबकि गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स भी पहले फेल हो चुके थे। एशर के शांत रवैये से राहत महसूस करते हुए ऑफिसर ने उसे रिवॉर्ड सर्टिफिकेट सौंपा। डॉक्यूमेंट में कुल रिवॉर्ड 24 मिलियन एल्क लिखा था, लेकिन टैक्सेस काटने के बाद फाइनल अमाउंट सिर्फ 12 मिलियन बचता था। ऑफिसर ने समझाया कि नॉन मेंबर्स के लिए 50% फी इंपीरियल लॉ है, जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर मुस्कुराते हुए उसने बताया, इस टैक्स से बचने का सिर्फ एक लीगल तरीका है। एशर तुरंत समझ गया, एडवेंचरर बनना। ऑफिसर उत्साह से कंफर्म करता है कि स्पेशल केस होने की वजह से एशर सीधे सिल्वर रैंक से शुरुआत कर सकता है, जिससे टैक्सेस कम हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म साइन करने की इंसिस्टेंस के बावजूद यंग मैन कप नीचे रख देता है। वह जानता था कि एडवेंचरर बनना उसकी फ्यूचर एक्शंस को बांध देगा। आखिरकार वह मुस्कुराकर बात काट देता है और कहता है, पेमेंट वैसे ही प्रोसेस कर दो, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, खुद को रिवेंज के लिए और मजबूत बनाना। एडवेंचरर्स गिल्ड के वेयरहाउस में वह अपने रिसर्च की तैयारी करता है। वह शीट हटाकर ऑर्क वेरिएंट की बॉडी सामने लाता है और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि बॉडी को ढकने वाला फैब्रिक एक प्रिजर्वेशन आर्टिफैक्ट है, ऐसी चीज जिसकी उसने गिल्ड में उम्मीद नहीं की थी। एनालिसिस करते हुए वह देखता है कि कॉप्स रिसर्च के लिए आइडियल कंडीशन में नहीं है। लाल प्यूपल्स, लाल स्किन, फटा हुआ माउथ और असामान्य मस्कुलर फिजिक उसकी सबसे अलग पहचान थी। फिर भी ये ट्रेट्स किसी सुपीरियर स्पीसीज से मैच नहीं करते थे और उसकी इंटेलिजेंस भी खास नहीं थी। इसलिए एशर उसे म्यूटेशन क्लासिफाई करता है, लेकिन यह कंक्लूजन अधूरा लग रहा था। सिर्फ म्यूटेशन रिजेनरेशन और कंजम्पशन से मिलने वाली मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर क्रीचर की नेक पर एक डिटेल पर जाती है, एक स्कार। ऑर्क की रिजेनरेशन जली हुई बॉडी तक हील कर सकती थी, लेकिन वह छोटा सा वुंड नहीं भर पाया था। इसी से एशर को समझ आता है, रिजेनरेटिव एबिलिटी उस स्कार के बाद हासिल हुई होगी। वह दरअसल इंसिजन का निशान था, यानी जन्म के बाद पावर्स देने की कोशिश। अब तक यह सिर्फ एवोल्यूशन से संभव माना जाता था। इसलिए सबसे खतरनाक कंक्लूजन सामने आता है, किसी ने इस वेरिएंट को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, और यह सबसे वर्स्ट सिनेरियो था। जाने से पहले इन्वेस्टिगेटर कॉनरैड और उसके साथी से कहता है कि उन्हें फेयरवेल के लिए साथ आने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉनरैड इंसिस्ट करता है, उसकी जान बची है, इतना तो वह कर ही सकता है। उसी समय ट्रैवलर रिंग और क्लोक दिखाता है जो उसे मिले थे, और कहता है कि उसके लिए यह रिवॉर्ड काफी है। दोनों उसकी बात से सहमत होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आखिरकार वह विदा लेकर आगे बढ़ने लगता है और वे उसे फिर मिलने की शुभकामनाएं देते हैं। चलते हुए पीछे से कॉनरैड की आवाज आती है, किसी भी शहर में जाओ, मर्चेंट गिल्ड कॉनरैड का सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरह वह अपनी यात्रा जारी रखते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ता रहा। उसका सफर उसे पिथ टेरिटरी और मार्टिस के बैरन इलाके की सीमा पर बसे एक छोटे से विलेज तक ले आया। वहां पहुंचते ही उसने फ्लाइट स्पेल खत्म किया और अपने पास मौजूद मैप देखने लगा। मैप ने कंफर्म किया कि सिटी और बैरनी के बीच यही एकमात्र विलेज है। एक एप्पल खरीदते हुए उसने तय किया कि वह यहीं थोड़ा आराम करेगा, ताकि उसकी यात्रा का टाइमिंग परफेक्ट रहे। जैसे ही उसने फल में काटा, पास खड़े कुछ आदमियों की धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। उनकी बातचीत देखते हुए उसे लगा कि यहाँ से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसने तुरंत एक हल्का विंड स्पेल कास्ट किया और उनकी बात सुनने लगा। बातों से पता चला कि विलेज की सबसे बड़ी समस्या गॉब्लिन्स थे। क्रीचर्स ने उनका सारा लाइफ स्टॉक चुरा लिया था, जिससे उन्हें एडवेंचरर्स हायर करने पड़े। हालांकि एक आदमी का मानना था कि वे खुद भी यह काम कर सकते हैं। दूसरे ने बताया कि चीफ के आदेश से अगले सुबह तक एडवेंचरर्स गॉब्लिन प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। विलेजर्स के लिए गॉब्लिन्स शुरुआत में छोटे चोर जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे विलेज को तबाह करने तक पहुंच सकते हैं। इसलिए एडवेंचरर्स हायर करना एक आम और जरूरी कदम माना जाता था। थोड़ी देर बाद बातचीत एक रूमर पर चली गई। जेम्स नाम के आदमी ने जंगल में कोई मॉन्स्टर देखा था। चीफ ने इस बात को सीक्रेट रखने को कहा था, लेकिन उनमें से एक ने फिर भी कहानी सुनानी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले जेम्स हमेशा की तरह अपने ट्रैप्स चेक करने जंगल गया था। तभी उसने एक बोर की चीख सुनी और मुड़कर देखा। उसके सामने एक गॉब्लिन खड़ा था, जिसका फटा हुआ मुंह ऑर्क से भी बड़ा था, और वह बोर को जिंदा खा रहा था। यह सुनकर एक आदमी डर गया कि एडवेंचरर्स एक्स्ट्रा चार्ज न मांग लें, इसलिए उसने सबको चुप रहने को कहा। उसी समय ट्रैवलर ने अपनी लिसनिंग मैजिक खत्म कर दी, लेकिन उस लार्ज गॉब्लिन विद टॉर्न माउथ की बात ने उसका ध्यान खींच लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये कोइंसिडेंस नजरअंदाज करने लायक नहीं था। इसी बीच पास के जंगल में गॉब्लिन्स के खिलाफ हंट शुरू हो चुकी थी। एक स्पीयर हवा को चीरती हुई निकली और सीधा एक गॉब्लिन को जा लगी। झाड़ियों के पीछे छिपे दो हायर्ड एडवेंचरर्स अटैक का नतीजा देख रहे थे। उसी समय आर्चर वेर्ना ने अपने साथी लॉक से पूछा कि क्या उसकी स्किल्स सुधर गई हैं। लॉक मजाक में जवाब देता है, लेकिन लीडर आइरिस बीच में टोक देती है,
मिशन पर फोकस करो। माइल्ड कमांडर से पूछता है कि क्या उसे गॉब्लिन्स के साइंस मिले हैं। आइरिस पास की एक केव की तरफ इशारा करती है और कहती है यही उनका लेयर है। ग्रुप इकट्ठा होने पर वह समझाती है कि बोन टोटेम्स हॉक गॉब्लिन्स का सिंबल हैं और केव का टेरेन ही असली डेंजर है। वह आदेश देती है कि अंदर जाने से पहले टोटेम्स और ट्रैप्स डिस्ट्रॉय किए जाएं और बाकी सब सहमति जताते हैं। कुछ देर बाद आइरिस एनहांस्ड विजन स्पेल कास्ट करती है और एमएनए को अचानक अपनी नजर में बदलाव महसूस होता है। लीडर बताती है कि अब सब अंधेरे में भी बिना टॉर्चेस के देख सकते हैं। उसकी रिलायबिलिटी की सब तारीफ करते हैं। तैयारियां पूरी होते ही आइरिस सिग्नल देती है ग्रुप केव में आगे बढ़े, लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले वह अचानक रुक जाती है। एमएनए पूछती है क्या हुआ? आइरिस हल्के से कहती है कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे पास में कोई मैना प्रेजेंस हो। जंगल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। केव के अंदर अंधेरे में एक हल्की रोशनी गहराई की तरफ रास्ता दिखा रही थी। आगे कुछ गॉब्लिन्स कैंप फायर के आसपास रिचुअल कर रहे थे। तभी टनल के अंधेरे से एक हल्की चमक उभरती है, लेकिन एक गॉब्लिन उसे नोटिस नहीं कर पाता। अगले ही पल एक एरो उसके सिर को भेद देती है। पास खड़ा दूसरा गॉब्लिन शॉक में रह जाता है और उसी क्षण एडवेंचरर्स तेजी से कम्बैट में कूद पड़ते हैं। दो वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं और अपनी सोर्ड्स से गॉब्लिन्स को एक एक कर काटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच आर्चर ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेज ने उसे चेतावनी दी, गार्ड नीचे मत करो। लड़ाई खत्म होने के बाद ग्रुप आगे बने अंधेरे पैसेज को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। तभी एमएनए ने रास्ता एक्सप्लोर करने की पेशकश की और आइरिस ने उसे सावधान रहने और सिग्नल भेजने को कहा। आगे बढ़ते हुए यंग वुमन ने देखा कि रास्ता गॉब्लिन बॉडीज से भरा पड़ा है। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया, वह गंभीर हो गई। सोर्ड्समैन ने पूछा क्या हुआ, तो उसने धीमे से कहा कि उसने कुछ अजीब आवाज सुनी है। तभी शैडोज के भीतर से एक अनजान सिलुएट धीरे धीरे उभरने लगी। अगले ही पल जमीन से एक विशाल क्रीचर खड़ा हो गया। पूरा ग्रुप शॉक में उस फिगर को देखने लगा। अब सब समझ चुके थे, यह एक जायंट म्यूटेटेड गॉब्लिन था जिसका मिशन में कोई जिक्र नहीं था। हथियार संभालते हुए आइरिस तुरंत प्लान बताती है। वह कहती है एमएनए राइट आई पर निशाना लगाओ, लॉक और माइल उसे रोके रखेंगे और वह फिनिशिंग अटैक करेगी। प्लान के मुताबिक आर्चर चट्टान से छलांग लगाकर बाउ तैयार करती है और सटीक निशाना साधती है। एरो सीधा क्रीचर की आंख में जा लगता है। मॉन्स्टर दर्द से गरजता है और लॉक तुरंत चिल्लाता है माइल शील्ड उठाओ। दोनों एनर्जी से घिरे वेपन्स के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही लॉक हमला करता है उसका वार लगभग बेअसर रहता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि कुछ गलत है। जायंट गॉब्लिन का विशाल हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। उधर आइरिस माना एक्सप्लोजन स्पेल तैयार करती है और कई एनर्जी स्फीयर्स छोड़ती है जो मॉन्स्टर के शरीर से टकराती हैं। जोरदार इम्पैक्ट से क्रीचर पीछे हटता है और चीख उठता है, लेकिन अगला पल और भी चौंकाने वाला था। उसने एक दूसरे गॉब्लिन को उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया। लॉक हैरानी से चिल्लाता है और एमएनए तुरंत आइरिस को चेतावनी देती है झुको। बॉडी सीधी उसकी तरफ आ रही थी। उसी क्षण शैडोज में छिपा एशर स्किल इस्तेमाल करता है। हवा में ही एनर्जी बर्स्ट उस फ्लाइंग गॉब्लिन से टकराता है और उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल देता है। प्रोजेक्टाइल दीवार से टकराकर फट जाता है, ठीक मेज के बगल में। जमीन पर गिरी आइरिस दीवार पर पड़े दाग को देखकर समझ जाती है कि वह बाल बाल बची है। तभी एक और एरो तेजी से निकलता है। इस बार जायंट गॉब्लिन की दूसरी आंख में जा लगता है। मॉन्स्टर जोर से गरजते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। ग्रुप तुरंत आइरिस के पास दौड़ता है और वह बताती है कि वह ठीक है। हालांकि कंफ्यूजन में वह कहती है गॉब्लिन की ट्रेजेक्ट्री हवा में बदल गई थी, वरना सीधा हिट हो जाता। लॉक सुझाव देता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब विलेज लौटकर रिवॉर्ड लिया जाए। दूसरी तरफ फिर से छिपा एशर ग्रुप को जाते हुए देखता है और राहत की सांस लेता है। अच्छा हुआ कि गॉब्लिन की बॉडी के पास कुछ और बुरा नहीं हुआ। वह रिवील करता है कि वह इनविजिबली ग्रुप का पीछा कर रहा था ताकि स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सके। एनालिसिस के बाद वह समझता है कि बाकी वेरिएंट्स की तरह इस गॉब्लिन के पास स्टोन स्माइल नहीं थी। इसका मतलब यह अलग टाइप था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह बाकी वेरिएंट्स जैसा नहीं बल्कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। ग्रुप को जाते देखते हुए आइरिस सबको एरिया चेक करने का आदेश देती है। उसी समय एशर समझ जाता है कि यह मेज माना के प्रति बहुत सेंसिटिव है और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि उसने पहले उसकी प्रेजेंस महसूस कर ली थी। वह मन ही मन अफसोस करता है कि क्रीचर से कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। केव के पीछे से एक आदमी बाहर आता है और कहता है मेरी गैर मौजूदगी में कोई आ गया लगता है। आइरिस तुरंत सतर्क हो जाती है, उसकी पहचान पूछती है और आगे न आने की चेतावनी देती है। नया आदमी शांत स्वर में खुद को उस जगह का केयर टेकर बताता है, वही जगह जिसे उन्होंने अभी अभी नष्ट किया था। वह समझाता है कि क्रीचर ने टोटेम बनाकर अपनी लोकेशन एक्सपोज कर दी क्योंकि ब्रेन मैनिपुलेशन उसके इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया।
फिर वह ग्रुप से पूछता है, क्या गॉब्लिन में कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखा? जब कोई जवाब नहीं देता तो वह खुद ही निष्कर्ष निकालता है, यानी क्रीचर में कुछ खास नहीं था, और अब उसे प्रोफेसर की रिएक्शन की चिंता होने लगती है। जल्द ही उस आदमी ने फैसला कर लिया कि जो कुछ हुआ है उसे ठीक करना पड़ेगा, और इसका मतलब था वहां मौजूद हर इंसान को मरना होगा। ये सुनते ही एडवेंचरर्स तुरंत कॉम्बैट पोजीशंस में आ गए। उसी पल आइरिस ने पूछा, क्या वह अकेले ही लड़ेगा? आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, ताकि कोई भी यहाँ की लोकेशन बाहर न ले जा सके। आखिरी कोशिश में आइरिस ने कहा कि अगर वे साइलेंस का वादा करें तो क्या लड़ाई टल सकती है, लेकिन उसने प्रपोजल को हंसकर ठुकरा दिया। वह किसी को जाने देने का इरादा ही नहीं रखता था। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने स्वीकार किया कि असल में वह सिर्फ उनकी चीखें सुनना चाहता है। आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, पहले कौन मरना चाहता है? तभी अचानक एक अनजान आवाज गूंजी, मरने वाला सिर्फ तुम हो। वह हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि आवाज पीछे से आई थी। वह मुड़कर देखने की कोशिश करता है और ऐशर उसके पीछे प्रकट हो जाता है। शांत स्वर में ऐशर उसके चीख और मौत वाले शब्दों पर सवाल उठाता है। आदमी डिफेंसिव पोस्चर में झुक जाता है, जबकि इंट्रूडर कहता है, असली ताकतवर बनने का नाटक तो तुम कर रहे हो। एनर्जी से घिरा हुआ ऐशर स्पेल तैयार करते हुए पूछता है, क्या तुम सहमत नहीं हो? वह आगे बढ़ता है और साफ कहता है कि उसका दखल देने का इरादा नहीं था, लेकिन पीछे खड़े ग्रुप को एनाइलेट होने से बचाने के लिए उसे इंटरवीन करना पड़ा। उसी दौरान उसे याद आता है कि इस आदमी ने गॉब्लिन को टेस्ट सब्जेक्ट कहा था और प्रोफेसर का जिक्र भी किया था। ये बात उसे और सतर्क कर देती है। एडवर्सरी गंभीर नजरों से पूछता है, तुम हो कौन? ऐशर जवाब देने से इनकार करता है और एक विशाल मैजिक सर्कल तैयार करने लगता है। केयरटेकर कहता है, पहचान मायने नहीं रखती, क्योंकि वह वैसे भी उसके हाथों मरेगा। ऑरा से घिरा हुआ वह तेजी से आगे बढ़ता है। जवाब में ऐशर मल्टीपल फायर एरोज स्पेल कास्ट करता है, लेकिन केयरटेकर एनर्जी अटैक से एक एक एरो काट देता है। उसी क्षण उसकी सोर्ड स्ट्राइक मैजिक शील्ड से टकराती है। शील्ड टूट जाता है और माना पल्स छोड़ता है, जो दुश्मन को पीछे फेंक देता है। लैंडिंग करते ही ऐशर समझ जाता है उसकी स्पीड लेग्स में एनर्जी रीइंफोर्समेंट की वजह से है। दूसरी तरफ ऐशर भी दुश्मन की स्पीड नोटिस करता है और समझता है कि उसे स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। केयरटेकर उसकी मैजिक स्पीड की तारीफ करता है और कहता है अब वह भी अपनी स्पीड बढ़ाएगा। चैलेंज देते हुए वह दीवार से छलांग लगाकर सीधा मेज पर हमला करता है। ऐशर तुरंत डबल स्पेल तैयार करता है, विंटर गेल और आइस का कॉम्बिनेशन। एक साथ विंड और आइस एलिमेंट्स का इस्तेमाल देखकर ओपोनेंट भी चौंक जाता है। बर्फीले ब्लास्ट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आदमी फुर्ती से हर प्रोजेक्टाइल डॉज कर लेता है। फिर वह ऐशर के ऊपर से छलांग लगाते हुए कहता है, अगर निशाना ही न लगे तो अटैक बेकार है। लेकिन ऐशर सिर झुकाए शांत खड़ा रहता है। केयरटेकर का एनर्जी स्ट्राइक उसके सिर के पास से गुजरता है और आखिरी पल में ऐशर पीछे झुककर पूरा अटैक डॉज कर देता है। ये देखकर दुश्मन ही नहीं, आइरिस भी शॉक में रह जाती है। एक मेज इतनी स्पीड से रिएक्ट कैसे कर सकता है? अगले ही पल ऐशर इग्निशन स्पेल एक्टिवेट करता है और खुद को फ्लेम्स से घेर लेता है। फिर एक विशाल फायर एक्सप्लोजन पूरे एरिया को निगल लेती है, ठीक वहीं जहां केयरटेकर खड़ा था। एक्सप्लोजन के बाद बारिश शुरू हो जाती है। स्टॉर्म के बीच दुश्मन समझ जाता है उसे काउंटर अटैक में फंसाया गया था। वह कहता है, ये ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगी। ऐशर शांत स्वर में पूछता है, क्या ट्रैप्स अब काम नहीं करेंगे? फिर वह घोषणा करता है, अब से वह एक असली मेज की तरह लड़ेगा। अचानक जमीन कांपने लगती है, धरती उठने लगती है और आइरिस झटके से चीख पड़ती है। अर्थ पिलर लगातार ऊपर उठता जाता है और ग्रुप समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। जब पिलर रुकता है, आइरिस तुरंत पहचान लेती है यह टेरेन मैनिपुलेशन स्पेल है और कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल देखकर वह हैरान रह जाती है। आइरिस ने ध्यान से देखते हुए समझ लिया कि इतनी तेज कॉन्जुरेशंस और इतने बड़े स्केल की स्पेल्स इस्तेमाल करने के लिए ऐशर का माना रिजर्व बेहद विशाल होना चाहिए। उसने मन ही मन माना, ऐसा कॉम्बैट स्टाइल उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय केयरटेकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है, अभी तो कह रहे थे कि मेज की तरह लड़ोगे और अब हवा में भाग गए। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ऐशर सिर्फ खुद नहीं उड़ रहा, उसने सारे एडवेंचरर्स को भी हवा में उठा लिया है। नीचे देखते हुए उसे पता चलता है कि पहले वाली फ्लेम्स ने आइस फ्रैगमेंट्स को पिघला दिया था, जिससे जमीन पर पानी जमा हो गया था। उसी वक्त मेज अपना हाथ उस पानी की ओर बढ़ाता है। केयरटेकर उसका इरादा समझ नहीं पाता और ऊपर देखने लगता है। आइरिस भी पूरी एकाग्रता से सीन देख रही थी। जैसे ही दुश्मन ऊपर देखता है, ऐशर नया अटैक तैयार कर चुका था, लाइटनिंग मैजिक। अगले ही पल वह थर्ड सर्कल लाइटनिंग स्पेल एक्टिवेट करता है, ऐसी मैजिक जिसे एकेडमी के बहुत कम प्रोफेसर्स इस्तेमाल कर पाते थे। स्पेल की एनर्जी इतनी भयानक थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए ऐशर को पूरी ताकत लगानी पड़ी। केयरटेकर शॉक में पूछ बैठता है, तुम हो कौन?
फायर, आइस, विंड और अब लाइटनिंग भी। उसी समय आइरिस समझ जाती है वह ट्रिपल कॉन्जुरेशन इस्तेमाल कर रहा है, एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स कंबाइन करके। कंबाइंड अटैक के साथ एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और पूरा एरिया डस्ट क्लाउड से भर जाता है। धुआं धीरे धीरे छंटता है। जैसे ही विजिबिलिटी साफ होती है, मेज धीरे से जमीन पर उतरता है और घायल केयर टेकर से सवाल करता है, वैसा ही ऑर्क, क्या वह भी तुम्हारे प्रोफेसर से जुड़ा था? गिरा हुआ आदमी समझ चुका था कि ओआरसी के साथ जो हुआ उसके पीछे एशर ही था। हल्की मुस्कान के साथ वह पूछता है, क्या तुम आर्क से आए हो? ये सुनकर एशर साफ तौर पर कंफ्यूज्ड हो जाता है। केयर टेकर कहता है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन एशर सीधे प्रोफेसर की लोकेशन मांगता है, साफ दिखाते हुए कि उसे एक्सपेरिमेंट्स में दिलचस्पी है। खतरा समझते हुए भी आदमी लोकेशन बताने लगता है, लेकिन अचानक उसका इरादा बदल जाता है। वह तय करता है कि एशर को साथ लेकर ही मरेगा और अपने मुंह से कुछ उगल देता है। उसी पल एशर इंस्टिंक्टिवली मैजिकल शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि आदमी क्या करने वाला था। वह एक आखिरी अनाइलेशन स्पेल तैयार करता है। मन ही मन अफसोस करता है, प्रोफेसर तक पहुंचने का सुराग हाथ से निकल गया। फिर भी वह खुद को संभालता है और एडवेंचरर्स के ग्रुप की ओर बढ़ता है। अंधेरे सिलुएट और चमकती आंखों के साथ वह उनके सामने खड़ा होता है और साफ घोषणा करता है, अब से यहाँ सबको उसके आदेश मानने होंगे। वापस विलेज में आइरिस बताती है कि उसने एशर के आदेश के मुताबिक काम किया और चीफ से एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी मिल गया। पेमेंट थी 1.2 मिलियन ELK, म्यूटेंट गॉब्लिन के बारे में चुप रहने के बदले। अग्रीमेंट खत्म होने की पुष्टि करते ही एशर उसे कॉइन्स की एक पाउच देता है और कहता है, इसे कमीशन समझकर रख लो। फिर वह रिक्वेस्ट करता है कि ग्रुप उसके साथ मार्च सिटी चले। यात्रा के दौरान आइरिस एलिमेंटल मैजिक की थ्योरी के बारे में सवाल पूछती रहती है और धीरे धीरे सब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सिटी में प्रवेश करते ही एशर ध्यान से स्ट्रीट्स को ऑब्जर्व करता है, एक बैंक ढूंढते हुए। बाकी लोग गिल्ड की तरफ रिपोर्ट्स जमा करने चले जाते हैं, जबकि आइरिस उसे गाइड करने लगती है। जब वह रिवॉर्ड क्लेम करने और अकाउंट खोलने की बात करता है तो वह सुझाव देती है, पहले टाउन हॉल चलते हैं। आत्मविश्वास से वह आगे बढ़ती है, कहते हुए कि उसे मार्ट्स अच्छी तरह पता है। दूर से बाकी ग्रुप कमेंट करता है कि केव वाली घटना के बाद भी उनकी लीडर कितनी काम दिख रही है। पहला स्टॉप था मार्ट्स का टाउन हॉल, जहां रिवॉर्ड्स मैनेज किए जाते थे। एंट्रेंस पर गार्ड उसे रोक देता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं था, लेकिन बैरन पाइथन की गारंटी दिखाते ही मामला तुरंत सुलझ जाता है। अंदर पहुंचते ही एक ऑफिशियल उसे उत्साह से ग्रीट करता है। वह कहता है कि उसने पहले ही एशर के डीड्स के बारे में सुन लिया है। उसकी ग्रेटिट्यूड की वजह भी थी, उसका परिवार बैरन की टेरिटरी में रहता था और एशर ने ही बैंडिट्स से उस जगह को बचाया था। अचानक उस आदमी ने उसे एक नया आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी दे दिया। इसकी वजह से एशर बिना किसी परेशानी के अपना बैंक अकाउंट खोल सका। उसका पुराना अकाउंट अभी भी वीएन में था, लेकिन वह जानता था कि उसे इस्तेमाल करना टावर मास्टर का ध्यान खींच सकता है, इसलिए उसने सावधानी ही बेहतर समझी। इसके बाद वह एक ब्लैकस्मिथ के पास गया और अपनी वेपन को स्टाफ में बदलने का रिक्वेस्ट किया। ब्लैकस्मिथ ने काम पूरा होने में 3 दिन लगने की बात कही और तब तक के लिए उसे एक टेम्पररी स्टाफ दे दिया। चलते हुए आइरिस ने पूछा, उसे इस तरह का हथियार क्यों पसंद है? एशर ने सीधा जवाब दिया, उसे ब्रूम्स की आदत है। कुछ देर बाद वे मार्ट की पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचते हैं। क्यूरियोसिटी में मेज पूछती है, क्या वह एन्चांटमेंट बुक्स ढूंढ रहा है, और चेतावनी देती है कि शायद वे उसके लेवल के लिए कंपैटिबल न हों। एशर शांत स्वर में कहता है, बेसिक्स ही काफी हैं। जब उसने पूछा कि वह कितनी बुक्स लेगा तो जवाब सुनकर वह चौंक गई, सब। बड़ी रीडिंग हॉल में लाइब्रेरियन किताबों का ढेर देखकर बीच में रोकने की कोशिश करता है। एशर कहता है कि पूरा अमाउंट उसके अकाउंट से चार्ज कर दिया जाए और सारी बुक्स उसके होटल भेज दी जाए। कॉन्फर्मेशन मिलते ही लाइब्रेरियन खुशी से झूम उठता है। यह जगह की सबसे बड़ी सेल थी। दिन के अंत तक आइरिस थककर टेबल पर ही ढह जाती है, जबकि एशर अब भी किताब में डूबा रहता है। सांस संभालते हुए वह पूछती है, क्या उसने आज के लिए सारी जगहें दिखा दी? वह सिर हिलाकर कहता है, हाँ, आज के लिए इतना काफी है। इतना सिंपल जवाब सुनकर वह हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद आइरिस को एहसास होता है कि उसने अब तक उसका नाम ही नहीं पूछा। वह सवाल करती है और किताब के पीछे से जवाब आता है, एशर, लेकिन तुम जो चाहो बुला सकती हो। वह मुस्कुराकर कहती है कि फिर कैजुअली बात करनी चाहिए। मौका देखकर आइरिस आखिर पूछ ही लेती है, वह केव में क्यों था? सवाल सुनकर एशर कुछ पल चुप हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह वेग जवाब देता है, वह उस आदमी का पीछा कर रहा था। आइरिस समझने का इशारा करती है, लेकिन उसे केव में प्रोफेसर के बारे में पूछे गए सवाल याद आते हैं और वह मन ही मन बातें जोड़ने लगती है। एशर कहता है, आज का दिन काफी लंबा रहा, अब उसे आराम करना चाहिए। आइरिस फिर भी ऑफर करती है कि वह उसे सिटी में गाइड कर सकती है क्योंकि वह नया है, लेकिन वह मना कर देता है। सड़क पर विदा लेते हुए आइरिस गुड नाइट कहती है और बताती है कि कल फिर मिलेगी। दूर जाते हुए वह मन ही मन खुश होती है। आखिर लंबा काम खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद वह एक बेंच पर गिरती हुई बैठ जाती है और बड़बड़ाती है,
सच में अजीब आदमी है। सोचते हुए वह मानती है उसकी मैजिक मास्टरी असाधारण है। सभी एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स पर कंट्रोल, एंडलेस माना रिजर्व, थ्योरीज जो कई प्रोफेसर से भी ऊपर हैं, और सिखाने की नेचुरल टैलेंट भी। ऊपर से चेहरा ऐसा कि शायद काफी पॉपुलर होगा, लेकिन जब बात करता है तो उसकी पोस्चर इतनी रिजिड होती है जैसे कोई स्केयरक्रो हो। अचानक वह अपना चेहरा पकड़ लेती है। क्यों बार बार वही दिमाग में आ रहा है? आखिरकार वह खुद ही निष्कर्ष निकालती है। वह सबसे स्किल्ड मेड जैसा अजीब इंसान है जो उसने कभी देखा है, एक रेयर टैलेंट। वह तय करती है कि कल उससे एलिमेंटल मैजिक के बारे में और सवाल पूछेगी। तभी दूर कहीं एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। वह तुरंत आवाज की दिशा में मुड़ती है। कुछ ही पल में उसे समझ आता है लोरैक्स होटल में आग लगी हुई है और वहीं एशर ठहरा हुआ था। आग की लपटों के बीच एक इंसानी सिलुएट हवा में तैरती दिखाई देती है। हैरिस स्तब्ध होकर दृश्य देखती रह जाती है। फ्लेम्स के बीच वह फिगर साफ होती है। वह एशर था जिसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। उधर एक लेबोरेटरी में एक हुडिड फिगर एक चश्मा पहने आदमी को खबर देता है सर्जन मर चुका है। आदमी तुरंत पूछता है किसने मारा? जवाब आता है ऑफेंसिव मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं। यह सुनते ही आदमी गुस्से में एक वायल उठाकर हुडिड फिगर के चेहरे पर फेंक देता है और ठंडी आवाज में चेतावनी देता है बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। गंभीर चेहरे के साथ वह आदमी फिर से वही सवाल दोहराता है सर्जन को किसने मारा? हुडिड फिगर जवाब देता है कि अभी तक कल्प्रिट कंफर्म नहीं हुआ। ये सुनकर वह आदमी सर्जन की मौत पर अफसोस जताता है और तुरंत टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। सबॉर्डिनेट बताता है कि सर्जन और टेस्ट सब्जेक्ट दोनों के सारे ट्रेसेस पूरी तरह मिटा दिए गए हैं। इस पर प्रोफेसर नाराज होकर कहता है कि सिर्फ सबूत मिटाना काफी नहीं था, जिसने सर्जन को मारा उसे भी खत्म करना चाहिए था। उसी पल वह गॉब्लिन और सर्जन की मौत को बरोनिया पाइथ के 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स की साइलेंस से जोड़ने लगता है। एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए वह सोचने लगता है क्या आर्क ग्रुप ने उन्हें ढूंढ लिया है? फिर वह हुडिड फिगर को सख्त आदेश देता है जब तक रिस्पॉन्सिबल पार्टी को मार न दो वापस मत आना। मैसेंजर तुरंत निकल पड़ता है किसी भी कीमत पर कल्प्रिट ढूंढने के इरादे से। उधर होटल में एशर बेसिक एन्चांटमेंट मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। किसी ने उसे ग्रीट किया। एशर बिना रुके प्रैक्टिस करता रहता है और वही आवाज कहती है जल्दी सो जाओ क्योंकि तुम्हारा आखिरी पल बिस्तर पर होगा। बिस्तर के नीचे छिपा हुडिड असैसिन कमरे की खामोशी से असहज हो जाता है। जैसे ही अर्थ स्पेल की बोन फॉर्मेशन बनने लगती है वह समझ जाता है कि पकड़ा जा चुका है। अगले ही पल एशर स्टाफ से सीधा हमला करता है और दुश्मन घबरा कर पीछे कूद जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एनिमी हवा में तैरता दिखाई देता है, इंटेंस फायर ऑरा से घिरा हुआ। भीड़ के बीच असैसिन समझ जाता है कि एशर कन्फाइंड स्पेस में भी एक्सप्लोसिव मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। वह निष्कर्ष निकालता है ये कम से कम 3rd सर्कल मेज है और फिलहाल रिट्रीट करना बेहतर होगा। भागते हुए वह टेररिस्ट अटैक चिल्लाना शुरू कर देता है जिससे लोगों में पैनिक फैल जाता है। एशर तुरंत सबको आदेश देता है भागो और गार्ड्स को खबर दो। केओस के बीच एशर सोचता है असैसिन उसकी मैजिकल डिटेक्शन से बच कैसे गया। फिर उसे समझ आता है कि दुश्मन ने जल्दबाजी में गलती की। अपनी प्रेजेंस पूरी तरह इरेज करने की कोशिश में वह और ज्यादा नोटिसेबल बन गया, जैसे खाली सफेद पन्ने पर एक काला होल। अचानक हमला सीधा उसकी तरफ आता है। भागते हुए असैसिन खुद सोच रहा था उसे डिटेक्ट कैसे कर लिया गया और आर्क ने आखिर किसे भेजा है। एशर की बिना हिचकिचाहट वाली लड़ाई देखकर वह भी शॉक में था। एशर बिना रुके मैजिक एरो स्पेल कास्ट करता है। एनिमी दौड़ते हुए एली में प्रोजेक्टाइल्स डॉज करता है। डिब्री के बीच छलांग लगाकर वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। ऊपर से एशर देखता है और सोचता है शायद वह बिल्डिंग के अंदर छिप गया है। वह तुरंत नीचे उतरकर चेस जारी रखता है। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां कुछ वेग्रेंट्स रहते हैं। एक आदमी उससे झगड़ते हुए पूछता है कि इतना हंगामा क्यों है, लेकिन एशर सिर्फ पूछता है असैसिन कहाँ गया। आदमी तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है जानकारी चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। एशर गहरी सांस लेकर एरिया को स्कैन करता है। कोई साफ एस्केप रूट नहीं दिखता। जैसे ही वह समझता है कि असैसिन अभी भी पास है, एक डैगर उसके चेहरे के पास से गुजरती है। दुश्मन ने उस आदमी को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था, उसे स्टैब करके एशर पर हमला करने के लिए। बॉडी के पीछे छिपा असैसिन एशर की रिएक्शन देखता है। एशर की नजरें ठंडी हो जाती हैं। यह साफ कावर्डिस था। बिना देर किए वह शॉक वेव छोड़ता है जो एनिमी को पीछे दीवार से दे मारती है। इम्पैक्ट से चकराया असैसिन तुरंत प्लान बनाता है उसे मैजिकल बैरियर लगाने पर मजबूर करो और उसी गैप में स्मोक बॉम्ब से भाग जाओ। वह अंतिम अटैक के लिए छलांग लगाता है, लेकिन जैसे ही वह उम्मीद करता है कि एशर डिफेंस उठाएगा, मेज बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। तभी असैसिन नोटिस करता है
बोन ऑफ द अर्थ स्पेल बन रहा है, लेकिन माना डिफेंस में नहीं, स्टाफ के टिप पर कॉन्सेंट्रेट है। उस पल उसे समझ आता है ये आदमी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जानता है। अगला इम्पैक्ट सीधा उसे लगता है और वह पीछे धकेला जाता है। फिर स्पेल एक्टिवेट होता है और उसका शरीर हवा में सस्पेंड होकर पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाता है। हताश होकर असैसिन ने अपना आखिरी उपाय इस्तेमाल किया, स्मोक बॉम्ब। जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका घने काले धुएं से भर गया। एशर ने तुरंत व्हर्लविंड कॉन्जर किया और तेज हवा ने धुएं को कुछ ही पलों में हटा दिया। धुआं छोंटते ही जमीन पर खून की एक पतली ट्रेल दिखाई दी। वह शक में पड़ गया, क्या दुश्मन सच में भाग निकला? तभी एक सख्त आवाज गूंजी, हिलो मत। चारों तरफ गार्ड्स ने उसे घेर लिया था। उसे बताया गया कि आर्सन और टेररिज्म के आरोप में वह गिरफ्तार है। हालांकि मार्स सिटी सो चुकी थी, लेकिन इंसिडेंट की रिपोर्ट ध्यान से तैयार की जा रही थी। मेयर हेनरी डाकर ने पूछा, क्या सच में एशर ही टेररिस्ट एक्ट के पीछे है? एक ऑफिसर ने साफ किया कि मामला उल्टा लगता है। वह खुद असैसिनेशन अटेम्प्ट का शिकार था और उसी से कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। फिर गिल्ड मास्टर ऑस्कर ने बताया कि यह केस किसी दूसरे इंसिडेंट से जुड़ा दिखता है, इसलिए वह खुद इन्वेस्टिगेशन देख रहा है। मेयर ने न्यूकमर के लिए चिंता जताई और डैमेज के बारे में पूछा। जवाब मिला, इनका सिर्फ टॉप फ्लोर नष्ट हुआ, एक वांटेड क्रिमिनल मारा गया, लेकिन असली मर्डरर अब भी फरार है। साथ ही एक एडवेंचरर की टेस्टिमोनी भी सामने आई। उसने केव में म्यूटेंट गॉब्लिन और एक आर्म्ड अटैकर देखा था, लेकिन ऑस्कर ने चौंकाने वाली बात बताई। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो कोई बॉडीज या गॉब्लिन्स नहीं मिले। जगह पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। इससे मेयर ने निष्कर्ष निकाला, कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एडवेंचरर्स को टारगेट कर रहा है और आगे और इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ऑस्कर ने सहमति जताई और बताया कि उसने एशर के लिए बॉडीगार्ड असाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रॉब्लम आ गई। शहर में अफवाह फैल चुकी थी और एडवेंचरर्स ऑफ सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट करने से मना कर रहे थे। आखिरकार मेयर ने कहा वह अपने पर्सनल नाइट्स से बात करेगा। अगली सुबह टाउन हॉल रिसेप्शन में एशर अपने नए स्टाफ के साथ इंतजार कर रहा था। उसका वेपन जल्दी तैयार हो गया था। वह जैसे ही परस्यूट शुरू करने के बारे में सोच रहा था, तभी एक आवाज ने उसका नाम पुकारा। एक नाइट आगे आया और खुद का परिचय दिया, जेसन, नाइट्स ऑफ मार्च का वाइस कैप्टन। उसने बताया कि अब वह एशर का बॉडीगार्ड होगा। सवाल पूछने का मौका देते हुए वह खड़ा रहा, जबकि एशर चुपचाप उसे देखता रहा। एशर समझ गया कि उस पर लगे शक अब हट चुके हैं, लेकिन उसने नाइट की कम उम्र नोटिस की। उसने पूछा, क्या वह अकेले जा सकता है? जेसन ने तुरंत शर्त रख दी, उसे हर वक्त साथ रहना होगा। हालांकि एशर ने स्थिति पर हल्की नाराजगी जताई, फिर भी वह मान गया। दोनों चल पड़े और जेसन को समझ ही नहीं आया कि डेस्टिनेशन क्या है। आधा दिन चलने के बाद सूरज ढलने लगा। थक चुका जेसन आखिर पूछ बैठा, हम जा कहाँ रहे हैं? एशर को उसकी शर्त याद आई। नाइट घंटों चलने की शिकायत कर ही रहा था कि एशर शांत स्वर में बोला, हम पहुंच गए। उनके सामने एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा था। जेसन हैरान होकर पूछता है, इतनी दूर चलकर यहाँ क्यों आए? लेकिन जवाब देने की बजाय एशर अचानक बिल्डिंग पर एक विशाल फायर एक्सप्लोजन छोड़ देता है। जेसन शॉक में एक्सप्लोजन को देखता रह जाता है। एशर गंभीर आवाज में बताता है, वह यहाँ किसी को ढूंढने आया है और वह कोई और नहीं, वही असैसिन है जिसने कल उसे मारने की कोशिश की थी। जेसन के सवाल पर एशर कंफर्म करता है, दुश्मन यही है। फिर वह एक्सप्लेन करता है कि फाइट के दौरान उसने असैसिन को थोड़ी देर के लिए छुआ था और उसी समय ट्रैकिंग स्पेल कास्ट कर दिया था। उस स्पेल ने टारगेट के माना फ्लो को सीधे उसके अपने माना से लिंक कर दिया, और क्योंकि ट्रेस अब तक डिसिपेट नहीं हुआ था, इसका मतलब साफ था, असैसिन को अभी तक पता ही नहीं चला कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। जेसन मैजिक की कम्प्लेक्सिटी पर कमेंट कर ही रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी किसी अजीब चीज पर टिक गई। एक्सप्लोजन ने एक छिपा हुआ एंट्रेंस खोल दिया था, अंडरग्राउंड पैसेज का। एशर ने मैजिक से कंफर्म किया, टारगेट की माना ट्रेल सीधा उसी पैसेज के अंदर जा रही थी। फिर एशर ने जेसन से पूछा, क्या वह इस टनल को जानता है? नाइट ने तुरंत मना कर दिया और बताया कि इस एरिया का एंट्रेंस यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसी पल जेसन को सिचुएशन की गंभीरता समझ आ गई। सिटी के बाहर जाने वाला एक अनमैप्ड टनल होना बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। ये मार्टिस की सुरक्षा में खतरनाक खामी थी। तलवार निकालते हुए वाइस कैप्टन बोला, इस जगह को तुरंत सील करना होगा, लेकिन मेज ने उसे रोक दिया। अभी प्रायोरिटी असैसिन का पीछा करना है। जेसन ने रीइंफोर्समेंट बुलाने का सुझाव दिया, मगर एशर ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था, अगर वे रुके तो टारगेट हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर वह सीधे टनल में कूद गया, मानो तुरंत परस्यूट ही एकमात्र सही फैसला हो। जेसन ने अंधेरे पैसेज को देखा और उसके रवैये से चिढ़ गया। आखिरकार वह भी चिल्लाते हुए पीछे कूद पड़ा। सारे मेजेस सच में परेशान करने वाले होते हैं। उधर असैसिन लंबा अंधेरा अंडरग्राउंड कॉरिडोर पार कर रहा था। मन ही मन वह पछता रहा था कि उसने लोकेशन पर इतना वक्त बर्बाद कर दिया। भागने के बाद उसे अपनी चोटें हील करनी थीं, लेकिन डिले ने उसे डराया।
प्रोफेसर शायद उसे ही खत्म कर दे। फिर भी वह भागने का विचार छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि ग्लटनी के चंगुल से बचना असंभव है। आखिरकार वह एक रूम में पहुंचता है, उम्मीद करते हुए कि प्रोफेसर उस पर थोड़ा रहम करेगा। सामने मौजूद फिगर व्यंग्य भरे स्वर में उसका स्वागत करता है और मार्टिस में उसकी फेमस इमेज का मजाक उड़ाता है। फिर वह गुस्से में उसे डांटता है। उसने इतना तमाशा कर दिया कि मेयर और गिल्ड दोनों अलर्ट हो गए। वह सख्त लहजे में पूरी घटना की एक्सप्लेनेशन मांगता है। असैसिन बताता है कि एम्बुश तैयार थी, लेकिन वह डिटेक्ट हो गया और बड़े स्केल स्पेल से हमला हुआ। स्मोक बॉम्ब से भागने के बाद भी मेज लगातार उसका पीछा करता रहा। वह दावा करता है कि नाइट्स के आने की वजह से ही वह बच सका, लेकिन प्रोफेसर इस बहाने पर शक करता है। अचानक उसे कुछ समझ आता है। वह तुरंत आदेश देता है, आर्मर उतारो और अभी जला दो। जैसे ही आर्मर आग में फेंका जाता है, उस पर एक मैजिकल ट्रैकिंग सर्कल चमक उठता है। अब असैसिन समझ जाता है फाइट के दौरान उस पर ट्रैकिंग स्पेल कास्ट हो चुका था। प्रोफेसर घबराकर चिल्लाता है, हमें ढूंढ लिया गया है। वह तुरंत आदेश देता है, सारे ट्रेसेस मिटाओ और स्पेसिमेन लेकर निकलो। असैसिन मजबूरी में सहमत हो जाता है। उसी पल टनल के एंट्रेंस पर एक विशाल फायर एक्सप्लोजन गूंजता है। फ्लेम्स के बीच फ्यूजिटिव समझ जाता है ट्रेस रिएक्शन गायब हो गई। अब सब साफ था। कुछ ही क्षण बाद नाइट विज़र्ड कमरे में प्रवेश करता है। एनिमी ताना मारते हुए कहता है, उनके लिए यह दुर्भाग्य की बात है। स्टाफ हाथ में लिए एशर जेसन के साथ शांत स्वर में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। यही शब्द दोहराते हुए दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो जाते हैं। रूम में भारी टेंशन फैल जाती है। एशर अपनी तेज नजरों से ओपोनेंट्स को एनालाइज करता है। कॉम्बैट स्टैंस देखकर वह तुरंत असैसिन को पहचान लेता है और समझ जाता है उसके पीछे खड़ा आदमी ही प्रोफेसर है। उसी पल उसके दिमाग में क्रूल एक्सपेरिमेंट्स और मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स की तस्वीरें जुड़ जाती हैं। प्रोफेसर उसे देखते हुए पूछता है, क्या तुम वही मैड विज़र्ड हो? और ताना मारते हुए कहता है कि आर्क ने सच में अजीब इंसान भेजा है। आर्क ग्रुप का नाम फिर सुनकर एशर तय कर लेता है, पहले इन्हें सब्जुगेट करेगा, जानकारी बाद में निकालेगा। वह तुरंत अर्थ स्पीयर कास्ट करता है, लेकिन असैसिन अपने मास्टर की रक्षा में सामने आ जाता है। प्रोफेसर गुस्से में उसे डांटता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। सबॉर्डिनेट मजबूरी में माफी मांगता है। फिर प्रोफेसर आदेश देता है वह उसे रोककर समय खरीदे, जबकि वह खुद भाग जाएगा। लेकिन एशर ठंडे स्वर में कहता है वह कहीं नहीं जाएगा और तुरंत मैजिक एरो छोड़ देता है। एक तेज हरकत में असैसिन बीच में कूदता है और स्पेल को सीधे ब्लॉक कर देता है। हथियार संभालते हुए असैसिन ने साफ कहा, उसे सिर्फ समय खरीदने का आदेश मिला है। स्पेल ब्लॉक होते देख विज़र्ड समझ गया कि कमजोर मैजिक काम नहीं करेगी, लेकिन अगर वह ज्यादा ताकतवर स्पेल इस्तेमाल करे तो जानकारी पाने का मौका खत्म हो सकता है। उसी पल की हिचकिचाहट में जेसन आगे बढ़ा और अपनी सोर्ड से दुश्मन का वार रोक दिया। ओपोनेंट को व्यस्त देखकर नाइट चिल्लाया, आगे बढ़ो, मैं पीछे आ जाऊंगा। एशर ने बिना समय गंवाए एनर्जी में लिपटकर तेजी से आगे छलांग लगाई। जेसन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड में वह टनल के अंदर गायब हो गया, पीछे सिर्फ मैजिकल ट्रेस छोड़ते हुए। पैसेज के अंत तक पहुंचकर एशर रुकता है और प्रोफेसर के किसी निशान को ढूंढने लगता है। तभी हवा में एक तेज गंध उसे महसूस होती है, बॉडीज की स्मेल। आगे लंबे वॉकवे के अंत में एक फिगर उसका इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है, हैरानी जताते हुए कि वह इतनी जल्दी पहुंच गया, लेकिन खुशी भी जताता है, अब वह उसे अपना काम दिखा सकता है। हाथ के इशारे से वह पीछे मौजूद डार्क सेल्स की तरफ दिखाता है, जहां दर्जनों क्रीचर्स कैद थे। वह पूछता है, उसकी क्रिएशंस कैसी लग रही हैं? एशर तुरंत पहचान लेता है, ये जेस्चर्स हैं और ये आदमी ही उनका क्रिएटर है। प्रोफेसर समझाता है कि ये उसके फेलियर्स हैं, जिन्होंने पूरी तरह उसके आइडियल्स स्वीकार नहीं किए। फिर वह एक रिमोट कंट्रोल उठाता है और कहता है, इंट्रूडर को रोकने के लिए ये काफी होंगे। बटन दबाते ही सारे क्रीचर्स आजाद हो जाते हैं और विज़र्ड पर टूट पड़ते हैं। मॉन्स्टर्स से घिरा एशर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वह एरिया अटैक तैयार करता है, वेव और थंडर स्पेल्स का डबल कास्टिंग। अगले ही पल एक विशाल थंडर वेव पूरे हॉल में फैल जाती है और सारे क्रीचर्स को एक साथ हिट करती है। एनर्जी की ताकत से प्रोफेसर खुद भी चौंक जाता है। स्पेल का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि वह पीछे उछलकर जमीन पर जा गिरता है, अभी भी मैजिक के असर से कांपता हुआ। वह गुस्से में एशर को लूनेटिक कहता है। अब उसे समझ आ जाता है थर्ड सर्कल विज़र्ड वाली जानकारी पूरी तरह गलत थी। इतनी लेवल की मैजिक कंट्रोल करने वाला इंसान कम से कम फोर्थ सर्कल का होना चाहिए। जमीन पर पड़े पड़े वह अफसोस करता है, अगर सब यहीं खत्म हो गया तो दशकों की रिसर्च बर्बाद हो जाएगी। डेस्परेशन में वह रेंगते हुए एक बड़े लाल बटन तक पहुंचता है और पूरी ताकत से उसे दबा देता है। तुरंत जमीन से एक कंटेनमेंट कैप्सूल उठती है, जिसके अंदर ह्यूमनॉइड फिगर दिखाई देती है। प्रोफेसर घोषणा करता है, अब उसकी मास्टरपीस जागने का समय आ गया है। कैप्सूल के अंदर क्रीचर हिलने लगती है,
अचानक एशर उसके पीछे प्रकट हो जाता है और पूछता है, भाग कर कहाँ जाने वाले थे? प्रोफेसर हैरान होकर पूछता है, तुम क्रीचर्स के बीच से कैसे निकल आए? एशर का जवाब सीधा था, ऑब्वियस है, उसने सब कुछ जला दिया। ये सुनकर प्रोफेसर समझ जाता है ये काम कोई सामान्य मेज नहीं कर सकता। उसके चश्मे में रिफ्लेक्टेड एशर को देखते हुए वह कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ, ये सच में फोर्थ सर्कल मेज है। फिर वह कैप्सूल की तरफ इशारा करता है और पूछता है, तुम्हें इसके अंदर क्या दिख रहा है? मुस्कुराते हुए वह कहता है, यह उसकी मास्टरपीस है, उसकी अपनी डॉटर। बटन दबाते हुए वह रिवील करता है, यह क्रीचर है ग्लटनी, उसके ग्रुप की आइडियोलॉजी का एम्बॉडीमेंट। उसके लिए यही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर था, कंजम्पशन और एवोल्यूशन का भविष्य। एशर बिना देर किए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है वह 1 सेकंड देर कर चुका है। बटन पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। कैप्सूल खुलती है और क्रीचर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड रूप में बाहर आती है। उसे जमीन पर खुद को संभालते देख एशर समझ जाता है प्रोफेसर असल में क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर पड़ा आदमी हंसते हुए कहता है, अब मैड मेज का माना उसकी क्रिएशन के लिए नरिशमेंट बनेगा। और अगले ही पल क्रीचर अपनी चमकती हुई भूखी आंखों से सीधे एशर को घूरने लगती है। फिर दांतों से भरे मुंह के साथ वह उसकी ओर मुड़ी और बोली कि उसे भूख लगी है। ये सुनकर मेज चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बोल सकती है। वह रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही क्रीचर फिर चिल्लाई कि उसे भूख लगी है और उसके शरीर से एनर्जी ऑरा निकलने लगी। फिर उसने अपनी नजर उस पर टिकाई और कहा कि वह स्वादिष्ट दिख रहा है और वह उसे खा जाएगी। जल्द ही उसने नोटिस किया कि एनिमी ने एनर्जी से अपने बॉडी को एनहांस किया है, जो एक ऐसी स्किल थी जिसे सीखने में साल लगते हैं। इसके बाद उसने आर्टिफिशियल क्रिएशन को अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ छलांग लगाते देखा। फिर उसने तेज अटैक्स की सीरीज शुरू कर दी, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स को टारगेट करते हुए, और उसे डिफेंड करने पर मजबूर कर दिया। डिफेंड करते हुए मेज ने समझा कि रिसर्चर के रूप में यह क्रीचर इंटरेस्टिंग है, लेकिन फाइट को खत्म करना जरूरी है। तभी मॉन्स्टर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उसके एनर्जी शील्ड पर वार किया। तुरंत बाद यंग मैन ने स्टाफ से जवाबी वार किया, जो सीधे क्रीचर के चेहरे पर लगा। इम्पैक्ट की ताकत से वह पीछे जा गिरा और जमीन टूट गई। गिरे हुए एनिमी के सामने मेज ने साफ कहा कि वह उसके मुकाबले की नहीं है। बोर्न मैजिक टावर में 7 साल टेस्ट सब्जेक्ट बनकर सरवाइव करने के लिए यंग मैन को अपने एक्सप्लोसिव एंगर को लगातार दबाना पड़ा था। एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपने रूम में वही इमोशंस उसकी थियरी पूरी करने की ड्राइविंग फोर्स बने। अब क्रीचर जमीन पर पड़ा था। जैसे जैसे बैटल में उसकी इमोशंस बढ़ी, उसका फोकस और शार्प होता गया। जल्द ही उसका माइंड पूरी तरह क्लियर हो गया और ठंडी रैशनैलिटी ने उसकी एक्शंस को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने प्रोफेसर की मास्टरपीस को मॉर्टल नाम दिया, जिसकी फिजिकल एबिलिटीज जेस्चर ऑफ पाई के बराबर थीं। साथ ही उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी भी उतनी ही इंप्रेसिव थी। लेकिन क्रीचर ने असामान्य इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड दिखाई। इसके बावजूद मेज ने समझ लिया कि एनिमी की एडवांटेजेस यहीं खत्म हो जाती हैं। जैसे ही उसने अटैक करने की कोशिश की, क्रीचर तेजी से उछल गया। अचानक जमीन से अर्थ स्पीयर निकला और उसे सीधे हिट कर गया। तब यंग मैन ने बताया कि पिछला अटैक सिर्फ एक फेंट था। इसके बाद उसने अगले अटैक के लिए मल्टीपल मैजिक एरोज तैयार किए, लेकिन क्रीचर ट्रिक्स समझने की टेक्निक नहीं रखता था और सिर्फ ब्रूट फोर्स से हमला करता रहा। तभी एक बोन स्पाइक उसके शोल्डर में घुस गया, जिससे साफ हुआ कि वह ह्यूमन फॉर्म में एक बीस्ट है। स्पाइक्स से बॉडी इम्पेल्ड होने के बाद मेज ने कहा कि उसे मास्टरपीस कहना बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वह बहुत वीक है। डिफीट देखकर प्रोफेसर शॉक में था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी क्रिएशन इस तरह हार गई। जल्द ही उसे अपनी नोट्स याद आईं, जिनमें लिखा था कि क्रीचर अपने प्रे की कैरेक्टरिस्टिक्स अब्सॉर्ब करता है। इस तरह वह लगातार स्ट्रॉन्गर बनकर ट्रू नियो यानी ह्यूमैनिटी की आइडियल एवोल्यूशन बन जाता। फिर भी वह आइडियल बीइंग पूरी तरह वन साइडेड तरीके से हार गया। तब आदमी समझ गया कि क्रीचर अभी भी वीक है और उसने सोचा कि अपनी ही आर्म खिलाकर उसकी स्ट्रेंथ रिस्टोर करे। नई प्लान के साथ उसने तय किया कि मेज को मारकर यहाँ से भाग जाएगा। अचानक यंग मैन ने स्टाफ उसकी तरफ तान दिया और एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड्स की लोकेशन पूछी। फिर उसने धमकी दी कि अगर रिकॉर्ड्स नहीं दिए गए तो वह वहीं उसकी चाइल्ड को मार देगा। कोई ऑप्शन न होने पर प्रोफेसर मान गया, सोचते हुए कि यह सरवाइव करने का मौका है। उसने रिसर्च डायरी दे दी और कहा कि इससे उसके काम की वैल्यू साबित होगी। यंग मैन ने डायरी ली और जल्दी जल्दी पेजेस पलटने लगा। कुछ देर बाद उसने डायरी और बाकी नोट्स जमीन पर फेंक दिए, कहते हुए कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। यह देखकर आदमी समझ नहीं पाया और पूछने लगा कि वह क्या कर रहा है। मेज ने रिसर्च की वैल्यू को माना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसे क्यों छोड़ा जा रहा है। गंभीर चेहरे के साथ यंग मैन ने कहा कि यह उसके ओन आइडियल से मैच नहीं करता, जबकि प्रोफेसर अपनी जान की भीख मांग रहा था। मेज टेररिस्ट प्लान से जुड़ी नोट्स को देख रहा था। फिर उसने सोचा
कि उससे आर्क और ग्लटनी के बारे में पूछे, लेकिन तुरंत अपना विचार बदल दिया। जैसे ही उसने जेसन के आने की आहट सुनी, मेज ने तय किया कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सब कुछ यहीं खत्म करना होगा। इसके साथ उसने कहा कि अब गायब होने का समय है, जबकि प्रोफेसर एक और मौका मांगता रहा। बिना हिचकिचाहट उसने स्पेल इग्नाइट एक्टिवेट किया और आदमी पूरी तरह फ्लेम्स में जल गया। थोड़ी देर बाद नाइट वहां पहुंचा और पूछा कि क्या सर एशर ठीक है। कैंप फायर के सामने उसने कहा कि वह सुरक्षित है और असैसिन के बारे में पूछा। जेसन ने गर्व से कहा कि उसने एनिमी को अच्छा वार किया था, इसलिए उसकी हालत जरूर खराब होगी। मेज ने डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए समझ लिया कि इवेसिव जवाब का मतलब टारगेट भाग चुका है। उसी समय उसे पता चला कि उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है वह असल में एक मैप है। नाइट ने पूछा कि क्या जल रहा है। तभी उसने मैप पर टेरेन नोटिस किया जो मार्ट के पास था। उसकी नजर फिर एक रेड मार्क पर गई जो स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और वह झुक गया। इस दर्द से उसने माना एग्जॉस्शन के सिम्टम्स पहचान लिए और फिलहाल वापस लौटने का फैसला किया। प्रोफेसर की सब्जुगेशन के कुछ दिन बाद मार्ट्स में फिर शांति लौटती दिखी, क्योंकि प्लान एक्सपोज हो चुका था। साइंटिस्ट्स की योजना कंफर्म होते ही मेयर गुस्से में आ गया और नाइट्स ऑफ मार्ट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। वॉरियर्स ने डिफेंसेस मजबूत की और पैसेज सील करने का फैसला किया, लेकिन अब यह उसकी चिंता नहीं थी। उसकी नई चिंता थी माना एक्सपेंशन स्टिमुलेंट्स की इंजेक्शंस। अपनी फिजिकल लिमिट तक इंजेक्शंस लेने की वजह से उसने कुछ ही हफ्तों में मेज की कई सालों की ग्रोथ पूरी कर ली। प्रोसीजर के बाद उसने गहरी सांस ली और रिकवरी की। फिर उसने कहा कि अब नेक्स्ट स्टेज पर जाने का समय है, क्योंकि वह एलिमेंटल मैजिक सिस्टम में रैंक 3 तक पहुंच चुका था। एक डार्क हॉल में थ्रोन पर बैठा फिगर पूछता है कि क्या प्रोफेसर मर चुका है। वाइन ग्लास पकड़े आदमी ने कहा कि अब एक परेशानी कम हो गई। जब उसे पता चला कि इसके पीछे वही मेज है, तो उसने तय किया कि उसे उससे पर्सनली मिलना होगा। नाइट्स ऑफ मार्ट्स के ट्रेनिंग फील्ड में सूरज चमक रहा था। वहीं यंग मेज अपने नए स्टाफ के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी कॉम्बैट स्किल्स को इंप्रूव करते हुए। कुछ देर बाद उसे मैप पर मार्क्ड लोकेशन याद आई, जो एक ओल्ड रिसर्च फैसिलिटी निकली। फॉरेस्ट में एक ट्री के नीचे छिपा एंट्रेंस सिर्फ मैकेनिकल डिवाइस से खुलता था। फैसिलिटी के अंदर रैट्स और इंसेक्ट्स के अलावा कोई सिग्निफिकेंट लाइफ फॉर्म नहीं मिला। हालांकि उन्हें फैंग शेप्ड एम्बलम और हाई रेजिस्टेंस के लिए फेमस माबट का हाइड मिला। सर्च के बावजूद आर्क या ग्लटनी ग्रुप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी सॉर्सरर खुश था कि उसे वैल्यूएबल मोबट हाइड मिल गया और मार्टिस में कैटास्ट्रोफी टल गई। तभी एक नाइट आया और बताया कि मेयर उसे बुला रहे हैं। टाउन हॉल में सिटी लीडर ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वह उस पर बड़ा डेट रखता है। उसने समझाया कि प्लान मिलने की वजह से सिटी में छिपे फैक्शन के रेमनेंट्स पकड़े जा सके। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी कंट्रीब्यूशन सीक्रेट रखी जाए और मेज ने पैनिक से बचने के लिए सहमति दे दी। वह सोचने लगा कि रेप्यूटेशन बनाना जरूरी है ताकि मनी और एक्सपीरियंस मिल सके। सिटी के हीरो के रूप में पहचाने जाने से उसे उम्मीद थी कि पेथ टेरिटोरी जैसी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कॉन्वर्सेशन खत्म होने पर मेयर ने उसे साथ चलने को कहा और इंसिडेंट सीक्रेट रखने की असली वजह बताई। वह उसे एक वॉल्ट में ले गया जहां रेयर आइटम्स रखे जाते थे, जिन्हें सिटी ने खरीदा था या क्रिमिनल्स से कॉन्फिस्केट किया गया था। अंदर जाते ही यह मैजिकल आइटम्स वॉल्ट निकला और यंग मैन ने सब कुछ क्यूरियोसिटी से देखा। रिवॉर्ड के रूप में मेयर ने कहा कि वह अपनी पसंद का कोई भी आइटम चुन सकता है, क्योंकि यही उसकी एफर्ट्स की असली कॉम्पेंसेशन थी। पहला ऑप्शन एक स्किलफुली फॉर्ज्ड माइथाल सोर्ड था, जिसे माना से आसानी से इम्ब्यू किया जा सकता था। इसके अलावा वॉल्ट हाई क्वालिटी वेपन्स और मैजिकल आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था और मेयर ने उसे ध्यान से चुनने को कहा। उसने समझ लिया कि फेम बनाने के मौके भले ज्यादा हों, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयर होती हैं। इसीलिए उसने इक्विपमेंट इवैल्यूएट करने की परमिशन मांगी और मेयर उसकी स्किल देखकर मान गया। पहला आइटम स्प्राउट स्टाफ था, जो सिर्फ छोटे बोनसेस देता था। अगला मैजिकल क्लोक भी उसके पास मौजूद आइटम से कमजोर निकला। इसके अलावा रिकवरी रिंग यूजफुल तो थी, लेकिन इक्विपमेंट बदलने लायक नहीं। ऑप्शंस देखते हुए डिस्प्ले में हल्की चमक ने उसका ध्यान खींचा। पास जाकर उसने एक अननोन रिंग उठाई जिसके बीच में ग्रीन जीम था, लेकिन आइटम ने असेसमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे लगा कि वह मैजिकल आइटम नहीं है। मेयर ने उसे भरोसा दिलाया कि जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से जो चाहिए चुनो। विजर्ड ने भी कहा कि वह जितना समय लगेगा लेगा, और देखते देखते दिन रात में बदल गया। डिले देखकर मेयर ने कहा कि वह काफी मेटिकुलस है और डिसीजन लेने को कहा। आखिरकार यंग मैन ने प्रोटेक्शन नेकलेस चुना, जिसमें ऑटोमेटिक मैना बैरियर था। मेयर ने माना कंजम्पशन के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि यह प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी लोकल अथॉरिटी को लगा कि सिर्फ एक आइटम काफी रिवॉर्ड नहीं है, इसलिए उसने वही रिंग भी देने का फैसला किया जिसने पहले उसका ध्यान खींचा था। सरप्राइज में मेयर ने उसे मार्ट्स का हीरो घोषित किया और एक्स्ट्रा गिफ्ट लेने पर जोर दिया। पूछने पर विजर्ड ने बताया कि वह कुछ समय और मार्ट्स में रहेगा
जाएगा क्योंकि उसे कुछ रिजॉल्व करना है। मेयर ने मदद की ऑफर दी और सीन वायरन टेरिटरी की एक डार्क माइन में शिफ्ट हो गया। माइन के अंदर एक माइनर पिकैक्स से रॉक्स तोड़ रहा था, तभी उसे जमीन पर कुछ अजीब मिला। जल्द ही उसने एक ह्यूमन स्कल निकाला और डरकर चिल्ला उठा। दूसरा माइनर आया और पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि नॉर्मल पिकैक्स स्ट्राइक से ये टूट जाना चाहिए था। साथी ने परवाह नहीं की और स्कल को लात मारकर हटाने की कोशिश की। उसने कहा टूल उठाओ और काम पर वापस लगो ताकि जल्दी घर जा सकें। अचानक पहला माइनर पीछे इशारा करके डेंजर की वार्निंग देने लगा। दूसरा कह ही रहा था कि कुछ नहीं है, तभी उसके पीछे ऑरा से घिरा फ्लोटिंग स्कल दिखाई दिया। देखते ही स्कल एक अनडेड स्केलेटन में बदल गया जो एनर्जी से लिपटा हुआ था। माइनर चिल्लाया कि सब माइन से बाहर भागो क्योंकि स्केलेटन्स हमला करने लगे थे। केओस के बीच वर्कर्स जल्दी ही ओवरवेल्म्ड हो गए और क्रीचर्स ने उन्हें गिरा दिया। थोड़ी ही देर में वायरन माइन से अनडेड निकलने की रूमर फैल गई। जिन क्रीचर्स को मारा नहीं जा सकता था उनके कारण वायरन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सर्वाइवर्स की रिपोर्ट्स फैलते ही पूरा टेरिटरी पैनिक में आ गया। इसी दौरान वायरन की ट्रेजेडी की कहानी हर जगह फैलने लगी। जल्द ही एक मैसेंजर मार्स पहुंचा और इंसिडेंट की खबर दी। समय के साथ यह न्यूज वर्डन के एडवेंचरर्स ग्रुप तक भी पहुंच गई। इसी दौरान विजर्ड आयरिस को एन्चांटमेंट मैजिक सिखाने लगा। लर्निंग प्रोसेस पूरा होने में पूरा 1 महीना लग गया। इस तरह प्रोफेसर की सब्जुगेशन के बाद शांति भरे माहौल में 1 महीना गुजर गया। इस दौरान यंग मैन आयरिस के साथ एन्चांटमेंट मैजिक सीखता रहा और एक ऑर्क के साथ ट्रेनिंग करता रहा। वॉरियर एन्चांटमेंट इस्तेमाल करके वह हवा में छलांग लगाता और स्पीयर से एनिमी पर हमला करता। फिर मैजिक से अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंसेस बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ता। ब्लो डॉज करते हुए उसने रियल कॉम्बैट में अपनी नई स्किल्स की मास्टरी दिखा दी। आयरिस शॉक में देखती रही और बोली कि एक विज़र्ड ने सिर्फ 13 सेकंड्स में बेयर हैंड से ऑर्क को हरा दिया। सांस संभालते हुए भी वह चुपचाप उसे देखती रही। उसके बाद यंग मैन ने लेसन्स के लिए उसे धन्यवाद दिया और मेज ने कहा कि वह अमेजिंग है और खुद भी सीख जाता। वॉरियर ने बताया कि उसकी मदद के बिना वह नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सारी बुक्स जल चुकी थीं। चलते हुए यंग वुमन उसे ध्यान से एनालाइज करती रही। अचानक यंग मैन ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह सरप्राइज होकर खुद को एक्सप्लेन करने लगी। फिर उसने सलाह दी कि ऐसे थॉट्स अपने पास रखे और आगे बढ़ गया। सिटी में वापस मेज ने कहा कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी एक आवाज आई जिसने उसे मिस्टर एशर कहकर बुलाया। जल्द ही मार्ट्स के गिल्ड मास्टर ऑस्कर सामने आए और बोले कि उन्हें एक रिक्वेस्ट करनी है। यंग मैन को याद आया कि यही ऑस्कर उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे जब उस पर झूठा आरोप लगा था। उसने समझ लिया कि रिक्वेस्ट का कारण वायरन माइंस में अनडेड हॉर्ड्स का उभरना है। कर्सेस और डिजीजेस की रूमर्स के कारण कोई एडवेंचरर मिशन के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऑस्कर उसके पास आया क्योंकि उसने टेररिस्ट अटैक को रोका था। सामान्य तौर पर वह मना कर देता, लेकिन उसने मिशन स्वीकार किया क्योंकि उसका पैसा खत्म हो चुका था और उसे फेम भी चाहिए था। तैयारी के दौरान कुछ एडवेंचरर्स कह रहे थे कि वह एक अजीब मेज है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग करता है। उसी समय आयरिस आई और रूमर्स के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। यंग मैन ने पूछा कि क्या वह अनडेड से नहीं डरती क्योंकि उसका ग्रुप भी जा रहा है। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि एकेडमी ग्रेजुएट होने के नाते ऐसी सिली रूमर्स उसे प्रभावित नहीं करती। उसने बताया कि यह अच्छा मौका है क्योंकि उनका ग्रुप रियर सपोर्ट देगा, फ्रंट लाइंस में नहीं जाएगा। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने बस यही कहा कि उम्मीद है ये सच में अच्छा मौका हो जैसा वह कह रही है। अगले दिन एक्सपीडिशन कैरावैन के साथ फॉरेस्ट से गुजरती हुई निकली। कैरेज के अंदर दूसरे मेजेस ने नोटिस किया कि वह लगातार फ्लाइट स्पेल इस्तेमाल कर रहा है और ग्रुप से दूरी बनाए हुए हैं। एक फीमेल मेज ने आयरिस से पूछा कि यंग मैन से उसका क्या रिलेशन है क्योंकि वे करीब लगते हैं। एम्बैरेस्ड होकर उसने कहा कि उन्हें अपर क्लासमैन और फ्रेशमैन जैसा माना जा सकता है। फिर उसने बताया कि एक डेंजरस मिशन में उनके ग्रुप को उसी ने बचाया था और तभी से वे करीब आए। डिस्टेंस पर उड़ते हुए यंग मैन ने होराइजन पर कुछ नोटिस किया। दूसरी मेज ने पूछा कि क्या वे सेम एकेडमी से हैं, तो आयरिस ने ऑकवर्ड होकर कहा कि वह ज्यादा टीचर जैसा है। अचानक यंग मैन कैरेज के दरवाजे पर प्रकट हुआ और बताया कि अनडेड हॉर्ड वायरन के रेजिडेंट्स का पीछा कर रही है। बिना देर किए उसने कहा कि वह आगे जाकर सपोर्ट देगा और हाई स्पीड से उड़ गया। स्केलेटन्स की होड़ देखकर उसने सोचा कि यह टेस्ट के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। उसने ग्रिमवार निकाली ताकि पिछले 1 महीने की एन्चांटमेंट मैजिक स्टडी के रिजल्ट्स देख सके। यह रेयर ग्रिमवार था जिसे उसने मैजिक टावर से लिया था और जो यूजर की मैजिकल पावर बढ़ा सकता था। यह अनरजिस्टर्ड एलिमेंटल मैजिक का टूम्ब था जिसमें उसने कनेक्शन मैजिक सर्कल इंस्क्राइब किया था। कनेक्शन टेस्ट करने के लिए यंग मैन ने जियोग्राफिकल मैनिपुलेशन स्पेल तैयार किया।
स्पेल के साथ उसने बैटलफील्ड में एनर्जी की विशाल वेव छोड़ दी। कैरेज के अंदर बाकी मेजेस ट्रेमर से चौंक गए, जबकि अनडेड होर्ड जमीन से ऊपर उठ गई। यंग मैन ने मुट्ठी बंद कर स्पेल की पावर कंट्रोल की। अगले ही पल जायंट स्टोन हैंड्स ने पूरी स्केलेटन होर्ड को कुचल दिया। फिनिश करने के लिए उसने फायर एलिमेंट के साथ डबल कॉन्जुरेशन तैयार की और पावरफुल फायर अटैक लॉन्च किया। फाइनल अटैक के साथ एक विशाल एक्सप्लोजन पूरे फील्ड में फैल गया और इंटेंस फायर ने बाकी बचे सभी स्केलेटन्स को पूरी तरह इंसिनरेट कर दिया। मेजेस का ग्रुप शॉक में देख रहा था और सोच रहा था कि इतने लेवल की स्पेल्स के बाद भी उसके पास माना कैसे बचा है। थोड़ी देर बाद यंग मैन डिस्ट्रक्शन के बीच जमीन पर उतरा। उसने समझा कि उसके ऑल्टर्ड बॉडी और ग्रिमोयर की पावर के कॉम्बिनेशन से इतना बड़ा स्पेल पॉसिबल हुआ। अपने बनाए हुए रिफ्ट को देखकर उसने माना कि उसका लगाया गया समय बेकार नहीं गया। दूर खड़ी आइरिस उसे देख रही थी और समझ गई कि उसकी स्किल लेवल अब फोर्थ सर्कल मेज से भी काफी आगे है। अचानक पीछे से एक स्केलेटल हैंड निकला और मेज के शोल्डर को पकड़ लिया। फिर एक बड़ा स्केलेटन पीछे से उसे जकड़ लेता है, जिससे वह सरप्राइज अटैक पर चिल्ला उठती है। उसी पल एक मस्कुलर आदमी प्रकट हुआ और अपने क्लीवर के एक ही स्विंग में एनिमी को काट गिराया। आइरिस और लॉक चुपचाप न्यूकमर को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। स्ट्रेंजर ने नंबर 2 वाला नेकलेस उठाया और सिचुएशन के बारे में पूछा। उसी समय दूसरा आदमी अपने प्रे को ढूंढ रहा था, प्लैटिनम आर्मर पहने एक्स यूजर। ब्रूट ने ग्रुप की तरफ देखकर पूछा कि सब इतने शांत क्यों हैं। फिर उसने अपने प्रे के बारे में पूछा, जिसे बुचर गैलार्क कहा जाता था। मेज ने बताया कि अगर वह अनडेड की बात कर रहा है तो वे सब पहले ही मर चुके हैं। हंटर ने डिसबिलीफ में पूछा कि इतनी सारी क्रीचर्स कैसे खत्म हो गईं। उसे हॉर्ड की रिपोर्ट याद आई और अजीब लगा कि बिना किसी इंजरी के सब खत्म हो गए। उसकी नजर यंग मैन पर गई और उसने पूछा कि क्या यह सब उसने अकेले किया। गैलार्क आगे आया और सीधा पूछा कि क्या यह काम उसी का है। यंग मैन ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ब्रूट ने बताया कि उसे उन अनडेड को हंट करने के लिए हायर किया गया था और उसने उसका प्रे छीन लिया। टेंस कॉन्फ्रंटेशन में उसने आरोप लगाया कि उसके काम में दखल दिया गया है। दोनों अपनी ऑरज में घिरे हुए थे और गैलार्क ने कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा में तैरते हुए यंग मैन ने पूछा कि वह कीमत क्या होगी, मानो क्यूरियस हो। गैलार्क ने नोटिस किया कि उसने डिस्टेंस बढ़ाकर मेज कॉम्बैट पोजीशन ले ली है। यंग मैन गंभीर नजर से उसे देख रहा था, कन्फ्रंटेशन की संभावना सोचते हुए। ब्रूट मुस्कुराया और बोला कि यह मजेदार होगा। एक आदमी ने आइरिस को चेतावनी दी कि वह रेकलेस हो रहा है क्योंकि बुचर से लड़ना खतरनाक है। उसने बताया कि गैलार्क बहुत पावरफुल और डेंजरस है और गुस्से में एक नाइट को क्रिपल कर चुका है। मेज ने हैरानी से पूछा कि गिल्ड ने उसे सजा क्यों नहीं दी। जवाब मिला कि गिल्ड को उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ की जरूरत है, इसलिए पनिशमेंट नहीं हुई। फिर समझाया गया कि प्लैटिनम रैंक पर रूल्स लागू नहीं होते और गिल्ड यह जानती है। रेंजर नूरियन ने कहा कि एक्सप्लेनेशंस छोड़ो और सिचुएशन को बिगड़ने से रोको। मेज आगे आया और गैलार्क से शांत होने को कहा, समझाते हुए कि दूसरा ग्रुप सिर्फ मिशन पूरा कर रहा था। लेकिन बुचर ने कहा कि वे उन्हें मारकर ब्लेम अनडेड पर डाल सकते हैं ताकि स्किल्स का फर्क दिखे। वह यंग मैन के सामने आकर बोला कि वह अपनी एबिलिटीज पर काफी कॉन्फिडेंट लगता है। एनर्जी ऑरा छोड़ते हुए उसने मैजिकल प्रेशर से उसे दबाने की कोशिश की। प्रेशर के नीचे भी यंग मैन ने समझ लिया कि यह ज्यादा से ज्यादा थर्ड सर्कल मेज लेवल है। उसने महसूस किया कि यह टेक्निक सिर्फ रॉ माना रिलीज है जो सब पर असर डालती है। चमकती आंखों के साथ उसने उस फोर्स का जवाब देने की तैयारी की। अगले ही पल उसने आसानी से मैजिकल प्रेशर तोड़ दिया और एक ही मूवमेंट में गो को नॉकआउट कर दिया। ब्रूट ने सरप्राइज में यह सीन देखा और समझ गया कि मेज वीक नहीं है। उसने माना कि यंग मैन उसकी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है और उसका नाम पूछा। चमकती आंखों के साथ उसने शांत जवाब दिया, उसका नाम एशर है। मुस्कुराते हुए गैलार्क ने विदा ली और कहा कि वह उससे वायरन में मिलेगा। बुचर ग्रुप के साथ कन्फ्रंटेशन उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया। सर्वाइवर्स की प्रोटेक्शन मिशन के कारण मार्ट्स की टीम वायरन टेरिटोरी पहुंचने में देर से पहुंची। प्लैटिनम रैंक एडवेंचरर के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद यंग मैन समझ गया कि वह उनके ग्रुप की बैड साइड में आ चुका है। अगले दिन वायरन के लॉर्ड फार्न वैनवी ने सबको बुलाने पर आने के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने घोषणा की कि वायरन ट्रूप्स तुरंत माइंस की ओर रवाना होंगे। मिशन का ऑब्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ मून्स की सपोर्ट के साथ उभरी हुई अनडेड आर्मी को खत्म करना था। गैलार्क का ग्रुप भी मौजूद था और स्पीच खत्म करते हुए उसने कामना की कि कोई जान न जाए। मार्ट डिस्पैच टीम तैयार होने के बाद उसने डिपार्चर का आदेश दे दिया। बैटल की तैयारी के दौरान बुचर यंग मैन के पास आया और पूछा कि क्या वह नर्वस है। एक साथी ने उसे लड़ाई से बचने की सलाह दी, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ प्रोवोक होने पर रिएक्ट करेगा और सबको बैटल पर फोकस करने को कहा। सिग्नल मिलते ही अनडेड हॉर्ड ट्रूप्स की तरफ बढ़ी और बड़ी एक्सप्लोजन के साथ बैटल शुरू हो गया। कमांडर ने आदेश दिया कि एनिमीज के हेड्स पर निशाना लगाओ क्योंकि बाकी जगह मारने पर बॉडीज रीजनरेट हो जाएंगी। उसने डिस्टेंस सपोर्ट देने को भी कहा। अचानक मास में से एक ब्लड गोलेम निकल आया
और क्लेरिक ने सबको पीछे हटने का आदेश दिया ताकि कोई कुचला न जाए। प्रीस्ट ने चेतावनी दी कि नॉर्मल सोर्ड्स उस क्रीचर पर काम नहीं करेंगी। बिना हेजिटेशन ब्रूट ट्रूप्स के ऊपर से कूदकर अकेले कोलोसस की तरफ बढ़ गया। उसने मॉन्स्टर को ब्लड गोलेम पहचान लिया और कहा कि यह वार्म अप के लिए परफेक्ट है। फिर वह फिस्ट्स से हमला करने कूद पड़ा। उसका फ्लेमिंग और पावरफुल स्ट्राइक क्रीचर से टकराया, लेकिन गोलेम ने अटैक अब्सॉर्ब कर लिया और कोई डैमेज नहीं हुआ। इसके बाद बुचर ने क्रीचर का सिर ही उखाड़ दिया। पास खड़े लॉर्ड ने उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ की, लेकिन पूछा कि वह करना क्या चाहता है। ब्रूट ने कॉन्फिडेंस से ब्लड गोलेम को एक हाथ से पकड़ा और थोड़ी देर बाद उसे दूर फेंक दिया। सबके सरप्राइज के बीच मॉन्स्टर का हिस्सा उड़कर सीधे यंग मेज के पास जमीन पर गिरा। उसने डिसअप्रूविंग लुक के साथ बस इतना कहा कि यह काफी रूड था। बुचर ने उसे प्रोवोक किया और पूछा कि क्या कल दिखाई गई पावर सिर्फ दिखावा थी। तभी गोलेम उसके पैरों के नीचे हिलने लगा और ब्रूट को कुछ अजीब लगा। बिना वार्निंग यंग मैन ने टेरेन मैनिपुलेशन स्पेल एक्टिवेट किया, जिससे जमीन कांप उठी। इसके तुरंत बाद उसने अगला अटैक करने के लिए फायरबॉल कॉन्जर किया। फिर बैटलफील्ड में फ्लेम्स का बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। आयरिस शॉक में चिल्लाई और समझ नहीं पाई कि उसने लगातार 2 लार्ज स्केल स्पेल्स क्यों कास्ट किए। आग के बीच ब्रूट हंसा और बोला कि अपीयरेंस के बावजूद यंग मैन का टेम्परामेंट मजबूत है। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे ऐसा एटीट्यूड पसंद है। फिर बुचर ने चैलेंज दिया कि देखेंगे कौन ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यंग मैन ने बस अफसोस जताया कि वह एक्सप्लोजन में नहीं फंसा। इसके साथ उसने कंपटीशन प्रपोज किया कि कौन ज्यादा अनडेड मारता है और सीधे हॉर्ड के बीच कूद गया। इसके परिणाम स्वरूप सब्जुगेशन फोर्स वायरन माइंस तक उम्मीद से कम कैजुअल्टीज के साथ पहुंच गई। लिमिटेड स्पेस होने के कारण सिर्फ चुने हुए वॉरियर्स को माइन के अंदर जाने दिया गया। अंदर ब्रूट ने फाइट के लिए उसकी तारीफ की, लेकिन यंग मैन ने कहा कि फ्रेंडली बनने की कोशिश न करे। दूर से विजर्ड गोट ये सब देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि बुचर को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसे याद आया जब वह कॉन्जरर के माना प्रेशर से आसानी से नॉकआउट हो गया था। उसी पल गोट को अपना माना प्रेशर इस्तेमाल करना याद आया। फिर भी उस विजर्ड की चमकती आंखें और सीरियस एक्सप्रेशन उसके दिमाग में बने रहे। एक ही पल में वह दूसरों के माना से पूरी तरह सप्रेस हो गया था। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि भले ही वे सेम लेवल पर हों, लेकिन यंग मैन जरूर कुछ छिपा रहा है। डीपर टनल के एंट्रेंस पर एक लीडर ने घोषणा की कि वायरन गैरिसन बाहर इंतजार करेगा। सिलेक्टेड ग्रुप एंट्रेंस पर इकट्ठा हुआ और मिशन के लिए गुड लक विशेस मिली। सबसे आगे यंग मैन ने गैलार्क के ग्रुप की रेंजर नरियन को लीड लेते देखा। उसने प्रिसाइज स्किल से सरप्राइज अटैक करके एक अनडेड को खत्म किया और अपनी वर्थ साबित कर दी। सबको एफिशिएंटली रोल्स निभाते देख उसने टीम वर्क का असली एडवांटेज समझा। ग्रुप कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यंग मैन रास्ते पर ध्यान लगाए रहा। जल्द ही उसने टनल की गहराई से आती डार्क ऑरा नोटिस की, जिससे उसकी इंटरेस्ट बढ़ी। माइन के एंड जैसी जगह पहुंचने पर एक नाइट ने सबको रुकने का आदेश दिया। जैसे ही स्कैन की तैयारी हुई, क्लेरिक ने सबको डरने से मना किया और ब्लेसिंग्स पर भरोसा रखने को कहा। हेजिटेशन देखकर आयरिस ने पूछा कि क्या कुछ गलत है। तभी ब्रूट पीछे आया और पूछा कि क्या उसे भी डेथ की स्मेल महसूस हुई। उसने कहा कि लोकेशन पता नहीं चल रही, लेकिन पास में एक पावरफुल अनडेड है। यंग मैन ने माना कि बुचर की इंट्यूशन सही लग रही है और मेज को बैटल शुरू होने पर उसके पीछे रहने को कहा। आयरिस ने पूछा कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन उसने कहा कि अभी वह नहीं जानता। अचानक दूसरे पैसेज के एंड पर लाइट दिखाई दी और सोल्जर्स ने रेकलेस आगे बढ़ने से रोका। कॉन्जरर ने पास जाकर कमोशन की वजह पूछी। नाइट ने बताया कि दूसरे टनल्स चेक करते समय पैसेज के एंड पर लाइट मिली। कॉरिडोर के अंत की ब्राइटनेस बढ़ती गई। डिस्कवरी ने उसे सरप्राइज किया, क्योंकि एंट्री के अलावा कोई एग्जिट नहीं होना चाहिए था। लाइट असल में माइन सीलिंग के अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग से आती डे लाइट निकली। टनल के एंड पर पहुंचकर सोल्जर्स नए एरिया को देखकर हैरान रह गए। एडवेंचरर्स का ग्रुप आगे बढ़ा और न्यूली डिस्कवर्ड केव की जांच की। केव के सेंटर में बोन्स के ढेर पर बैठा स्केलेटन दिखा, जिससे पता चला कि यह एक टूम्ब है। एक सोल्जर ने स्केलेटन के चेस्ट पर रॉयल क्रेस्ट पहचान लिया, जो एस्ट्रिया किंगडम का था। उसी समय एशर को याद आया कि उसकी आइडेंटिटी छिपी हुई है और यह लैंड रूडियांटे डची है। क्योंकि रूडियांटे ने एस्ट्रिया से इंडिपेंडेंस घोषित की थी, इसलिए वहां ओल्ड किंगडम के ट्रेसेस मिलना अजीब था। थोड़ी देर बाद विजर्ड गोट ने सवाल किया कि ऐसे साइंस तभी हो सकते हैं जब जगह वैसी न हो जैसी सब सोच रहे हैं। डिस्कवरी के बाद उसने ठान लिया कि इस बार एम्बैरेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसकी स्पेशलिटी थी। दूसरी तरफ बुचर गलार्क ने सिचुएशन को सिंपल बताते हुए कहा कि क्रीचर को खत्म करना ही काफी है। इस पर गोट ने खुद अनडेड से निपटने की पेशकश की, जिससे वॉरियर भी सरप्राइज्ड हो गया।
उसने कहा कि ब्रूट को परेशान होने की जरूरत नहीं, वह अकेले संभाल लेगा। फर्म कमांड के साथ सॉर्सरर ने क्लेरिक्स को प्यूरिफिकेशन रिचुअल शुरू करने को कहा। एशर ने समझ लिया कि क्योंकि क्रीचर डेथ नाइट है, प्यूरिफिकेशन से उसे वीकन किया जा सकता है। होली लाइट स्केलेटन को घेर लेती है और वह शांत रहता है। अचानक सीलिंग से पत्थरों की बारिश होने लगी। रिचुअल टूट गया और सब चौंक गए। थोड़ी ही देर में क्रीचर की आंखें इंटेंस रेड ग्लो से जल उठीं, जिससे साफ हो गया कि वह जाग चुका है। एशर ने तुरंत महसूस किया कि सिचुएशन बदलने वाली है। अगले ही पल स्केलेटन अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ा और डस्ट क्लाउड उठा दिया। उसका स्केलेटल हैंड तेजी से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़े गॉड पर हमला करने लगा। मेज ने पीछे मुड़कर देखा और आने वाले अटैक से चौंक गया। आखिरी पल में ब्रूट ने गॉड को पकड़कर दूर फेंक दिया और वॉर को इंटरसेप्ट कर लिया। स्केलेटल नाइट फिर से हिला और बुचर ने समझ लिया कि यह कोई ऑर्डिनरी अनडेड नहीं है। तभी एक क्लेरिक ने पहचान की कि यह डेथ नाइट नहीं बल्कि लमेंटिंग नाइट है। क्लेरिक ने बताया कि भले यह थोड़ा कमजोर हो, लेकिन इसका असली खतरा अलग है। उसने समझाया कि लमेंटिंग नाइट के पास दूसरे अनडेड को कमांड करने की खतरनाक एबिलिटी होती है। बैटल के लिए तैयार वॉरियर ने कहा कि अब एक्शन क्लियर है। स्टाफ चमकाते हुए एशर ने कहा कि ग्रुप को लमेंटिंग नाइट को गिराने पर फोकस करना होगा। उससे पहले उसने घोषणा की कि वह टेरेन को रीशेप करेगा ताकि एनिमी का एडवांटेज न्यूट्रलाइज हो सके। आयरिस समझ नहीं पाई और देखती रही, जबकि जमीन उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। ट्रेमर बढ़ने पर वह चिल्लाई और पूछा कि वह क्या कर रहा है। ब्रूट ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह एनिमी को अकेले लेना चाहता है। जवाब में एशर ने कहा कि रैशनल सोचो, नीचे सबके लिए बहुत एनिमीज होंगे और लड़ाई की कमी नहीं होगी। बुचर कॉम्बैट के लिए तैयार हुआ। मीनवाइल बाकी ग्रुप डार्क मेजेस का सामना कर रहा था और स्ट्रेटेजिस्ट ने मेन टारगेट संभालने की बात कही। उसी समय ब्रूट और क्लेरिक्स जायंट स्केलेटन्स के खिलाफ पोजीशन ले चुके थे। बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में एशर अकेले अपने ओपोनेंट की तरफ बढ़ा और आखिरकार लमेंटिंग नाइट के सामने आ खड़ा हुआ। नाइट ने सोर्ड उठाई और हाई स्पीड से चार्ज किया। मेज ने अटैक के लिए तैयारी करते हुए मल्टीपल फायर एरोस कॉन्जर किए। अनडेड फायर एलिमेंट के खिलाफ वीक होते हैं, इसलिए यह स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। फ्लेम्स में घिरने के बाद भी एनिमी खड़ा रहा। इस पर कॉन्जरर ने अगला अटैक और स्ट्रॉन्ग करने का फैसला किया। उसने डबल कॉन्जरेशन से नया पावरफुल स्पेल तैयार किया और हीट वेव एरोस की बराज छोड़ दी, लेकिन क्रीचर ने एक हाथ से अटैक ब्लॉक कर दिया, जिससे सब सरप्राइज हो गए। मौका देखकर यंग मैन ने डायरेक्ट अटैक के लिए फायर लांस तैयार किया। स्पेल नाइट के चेस्ट में घुसा और बड़ा होल बना दिया, फिर भी स्केलेटन पर कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल एनिमी ने अपनी सोर्ड फेंककर काउंटर अटैक किया। सॉर्सरर समझ गया कि गलत ब्लॉक से माना बैरियर टूट सकता है। क्रीचर का डाउनवर्ड स्ट्राइक उसे अगले अटैक के लिए पूरी तरह ओपन छोड़ गया। डबल कॉन्जुरेशन से उसने पावरफुल ग्लेशियर ब्रेथ छोड़ी, जिसने नाइट को फ्रीज कर दिया। फिर उसने तय किया कि अगर फायर काम नहीं कर रही तो ब्रूट फोर्स से क्रश करेगा। मना फोकस करके उसने अर्थलैंड्स का ट्रिपल थ्रो तैयार किया। अटैक सीधे एनिमी के हेड पर लगा। अचानक क्रीचर ने एनर्जी ऑरा छोड़ना शुरू किया और बड़बड़ाया कि उसे वापस जाना है। मेज शॉक में देखता रहा क्योंकि नाइट ने अटैक डॉज कर लिया। अगले ही पल उसने नोटिस किया कि क्रीचर का अपीयरेंस पूरी तरह बदल चुका है। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है और यह सबसे खराब समय था। एनिमी दूर हट गया और उसे समझ आ गया कि अगर फाइट ऐसे ही चली तो वह हार जाएगा। ठीक आखिरी पल में वॉरियर प्रकट हुआ और क्रीचर पर जोरदार पंच मारा। खून से ढका फाइटर बोला कि वह किसी को अपना मेन कोर्स छीनने नहीं देगा। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में एक लिच का सिर जमीन पर गिरा और थोड़ी देर बाद एक सोल्जर ने उसे पैर से कुचल दिया। एक कमांडर ने ग्रुप को देखकर कहा कि 3 लिचेस के खिलाफ सरवाइव करना सिर्फ नारिन की वजह से पॉसिबल हुआ। गो ने शिकायत की कि सारा क्रेडिट नारिन को दिया जा रहा है, तो कमांडर ने माफी मांगते हुए उसकी कंट्रीब्यूशन भी मान ली। बैटल खत्म होने के बाद आयरिस ने ऊपर देखा और सोचा कि बाकी सब ठीक हैं या नहीं। एमएनए ने उसे कहा कि दूसरों की चिंता छोड़ो और यहां से निकलने का रास्ता सोचो। सीलिंग में बने होल को देखकर ग्रुप समझ गया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अगर कॉन्जरर हार गया तो वे सब यहीं फंस जाएंगे। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी और सब चौंक गए। टेरेन टूटने लगा और उनके पैरों के नीचे से धंसने लगा। सरफेस पर वॉरियर लमेंटिंग नाइट की तरफ चार्ज हुआ और कन्फ्रंटेशन शुरू हुई। एनर्जी से घिरे फिस्ट के साथ उसने पावरफुल ब्लो की तैयारी की और तेजी से पंचेस की बराज चला दी। अटैक सीधे क्रीचर के शरीर पर लगे, लेकिन नाइट ने सह लिया और एक हाथ से फाइटर का चेहरा पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद क्रीचर ने अपनी गिरी हुई सोर्ड वापस उठा ली। उसी समय ऊपर से एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ आती दिखाई दी। अगले ही पल फ्लैश ने क्रीचर को हिट किया।
एक्स हाथ में लिए ब्रूट ने किक मारी और एनिमी को दूर उछाल दिया। नीचे पिट से ग्रुप ने बैटल देखी और पहचाना कि सरफेस पर उनके दो साथी साथ लड़ रहे हैं। बिग गाय ने प्रोवोकिंग स्माइल के साथ मेज से पूछा कि क्या वह अभी भी मूव कर सकता है। कॉन्जरर ने उसे फोकस करने को कहा और उसने जवाब दिया कि क्रीचर अनोइंगली रेजिलिएंट है लेकिन फाइट मजेदार है। स्ट्रेटेजिस्ट ने प्लान दिया कि वह बेट बने ताकि अटैक अलाइन किया जा सके और पार्टनर ने हामी भर दी। प्लान के अनुसार वॉरियर ऊंची छलांग लगाकर नाइट के ऊपर पोजीशन में आया और डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक के साथ नीचे गिरा, जिससे बड़ा क्रेटर बन गया। पावरफुल किक से उसने एनिमी का हेड टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल क्रीचर का शरीर फ्रैगमेंट से फिर रिजनरेट हो गया। कुछ देर बाद स्केलेटन ने जमीन से कई मिनियंस बुलाए जिन्होंने फाइटर को पकड़ लिया। मदद के लिए मेज ने माना बर्स्ट छोड़ा जिसने आसपास के स्केलेटन्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया। बिग गाय ने मौका पाकर नाइट का चेहरा पकड़ लिया और तेज मोशन में उसे केव फ्लोर पर जोर से पटक दिया। तभी एक आवाज आई कि रास्ते से हटो, जिससे वह चौंक गया। कंजरर ने तुरंत मैसिव फायर एक्सप्लोजन छोड़ी जिसने पूरा एरिया घेर लिया और पार्टनर उसे कोसने लगा। फ्लेम्स के बीच ब्रूट ने क्रीचर की सोर्ड अपनी तरफ आते देखी और जल्दी से नी और एल्बोज से डिफेंड किया। ऊपर देखते ही उसने देखा कि एनिमी मेज की तरफ बढ़ रहा है। उसके सामने लेमेंटिंग नाइट उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था और वह बस मॉन्स्टर को आते देख सकता था। तभी उसका प्रोटेक्शन नेकलेस एक्टिवेट हुआ और ऑटोमेटिक मैना बैरियर बन गया। क्रीचर ने उसे जोर से हिट किया और वह जमीन पर जा गिरा। इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उसे मेयर की माना कंजम्पशन वाली वार्निंग याद आई, लेकिन लकीली कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ। फिर भी उसने समझ लिया कि माना रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके हैं और लास्ट इम्पैक्ट से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। इसके बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी सामने थी। जल्द ही डार्क आर्मर नाइट के शरीर पर फैल गया और वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। क्लेरिक्स तुरंत फाइट में शामिल हुए और चेन्स ऑफ लाइट कास्ट करके उसे रोकने की कोशिश की। एक क्लेरिक ने कहा कि ऐसा आर्मर कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, चर्च आर्काइव्स में भी नहीं। ब्रूट ने मौका देखकर प्रीस्ट्स को चिल्लाकर कहा कि होल्ड करो। क्रीचर ने चेन्स का इस्तेमाल करके क्लेरिक्स को ही जोर से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सब सरप्राइज हो गए। बिग गाय ने चिल्लाते हुए अपने कंपेनियंस को पकड़ लिया ताकि वे खींचे न जाएं और पूछा कि क्या वे मरना चाहते हैं। फिर उसने आदेश दिया कि एनिमी को फिर से कंटेन करने की तैयारी करो। मौका देखकर बार्ड ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लमेंटिंग नाइट को गिराने के लिए स्पेल तैयार किया। अपनी कॉम्पिटेंस साबित करने के लिए उसने क्रीचर पर अर्थ स्पीयर छोड़ा, लेकिन स्केलेटन ने अटैक डॉज कर लिया और इंप्रेसिव स्पीड से काउंटर करते हुए यंग मैन की नेक पर वार किया। एलाई को हिट होते देखकर ब्रूट और मेज दोनों मुड़े और क्लेरिक को तुरंत उसे हील करने का आदेश दिया गया। जल्द ही एनिमी ने एनर्जी स्फीयर तैयार की और वॉरियर उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगे आ गया। उसने स्ट्रॉन्ग ब्लॉक से उसे रोक लिया, जबकि उसका साथी पीछे से देख रहा था। बिग गाय ने मुड़कर मेज से पूछा कि उसे कितना इंतजार करना होगा। उसने बताया कि वह एक बड़े अटैक का इंतजार कर रहा है और पूछा कि माना रिकवर होने में कितना समय लगेगा। स्टाफ पकड़े कॉन्जरर ने कहा कि सिर्फ कुछ सेकंड्स काफी होंगे। यह सुनकर ब्रूट मुस्कुरा दिया। चिल्लाते हुए वह लमेंटिंग नाइट की तरफ चार्ज हुआ और अपने एलाई को प्रिपेयर रहने को कहा। क्रीचर भी इम्पैक्ट के लिए तैयार हो गया। फाइटर ने चिल्लाकर प्लान बताया कि पंक्चर्ड पॉइंट को क्रश करेगा और उसे उसी जगह मैजिक एम करने को कहा। उसी दौरान उसे चेस्ट पर जोरदार पंच लगा और वह घायल हो गया। ब्लो गहराता गया और ब्रूट ने कहा कि कॉप्स को शांत रहना चाहिए। उसका फिस्ट जोर से नाइट के शरीर के आर पार चला गया। क्रीचर का आर्मर टूट गया और चेस्ट में होल बन गया। दूर से मेज ने अटैक का रिजल्ट देखा और समझ गया कि प्लान काम कर गया। लमेंटिंग नाइट ने अपना आर्म रिजनरेट किया और वॉरियर पर पावरफुल ब्लो मारा। फिर उसने एनर्जी से भरा हाथ उठाकर गिरे हुए एलाई पर हमला करने की कोशिश की। कॉन्जरर तुरंत ब्रूट के सामने कूद गया और कहा कि अब उसका ओपोनेंट वह है। उसी समय उसने नोटिस किया कि क्रीचर के चेस्ट का होल अभी बंद नहीं हुआ था। उसे समझ आया कि उसी पॉइंट पर मैजिक फोकस करना जीत की होगी। जीत का भरोसा लेकर उसने फायर एक्सप्लोजन से एनिमी का अटैक डॉज किया। अचानक उसने पीछे से एडवेंचरर्स ग्रुप को आते देखा। थोड़ी देर बाद उसने अप्रेंटिस को स्टाफ के साथ स्पेल तैयार करते देखा। विजर्ड को याद आया कि उसने यंग वुमन से कहा था कि प्रैक्टिस कम होने के बावजूद उसका टैलेंट आइस मैजिक में ज्यादा है। उसने प्रॉमिस किया था कि वह उसे एम्बैरस नहीं करेगी और उसने उसके काम की तारीफ की थी। वापस प्रेजेंट में पावरफुल फायर स्पेल लमेंटिंग नाइट पर सीधा लगा। मौका देखकर कॉन्जरर ने एनर्जी के साथ मुट्ठी बंद की और कहा कि जीत उनकी है। उसी पल एक पुरानी मेमोरी उभरी जिसमें उसने अपने फैमिली के पास लौटने का वादा किया था। वही प्रॉमिस उसे काउंटलेस बैटलफील्ड से गुजरते हुए आगे बढ़ाता रहा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। सोर्ड पर फर्म ग्रिप के साथ वह अपने सोल्जर्स को उस ओथ को पूरा करने के लिए लीड करता रहा। हर कदम का मकसद एक दिन किंगडम के बैनर के साथ होमलैंड लौटना था। लेकिन कास्टल लौटने पर उसने और उसके मेन ने अनएक्सपेक्टेड सीन देखा।
अंदर उसने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट करने के लिए खुद को प्रेजेंट किया, लेकिन ऑफिसर ने हाथ उठाकर उसे पास आने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स ने उसे इमोबिलाइज कर दिया क्योंकि उसने फॉरबिडन सीक्रेट जान लिया था। इसके बाद उसे आर्मर और बॉडीज से भरे पिट में फेंक दिया गया। वहां फंसकर उसे एहसास हुआ कि वह कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। फिर भी लौटने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि उसके आसपास की रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी। उसके सामने फैमिली और उसके बेटे लॉरियन की इमेज चमकने लगी। अचानक नाइट उस विजन से वाइड आइज के साथ जाग उठा। उसके पास क्लेरिक और यंग आइरिस थे जो पूछ रहे थे कि क्या वह कॉन्शियस है। सहारा देते हुए उन्होंने बताया कि पर्ज सक्सेसफुल रहा और लमेंटिंग नाइट उसके बेहोश होने से ठीक पहले गिर गया। प्रीस्ट ने समझाया कि बेहोशी मेडालियन की वजह से हुई क्योंकि वह डिफीटेड एनिमी जैसी स्पिरिट इमिट कर रहा था। फिर भी वह चुप रहा, अभी भी उस चाइल्ड के विजन के असर में। तभी क्लेरिक ने हाथ बढ़ाकर मेडालियन मांगा और चेतावनी दी कि यह ऑब्जेक्ट खतरनाक हो सकता है, लेकिन नाइट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और रिक्वेस्ट ठुकरा दी, ये कहते हुए कि आर्टिफैक्ट का ख्याल वह खुद रखेगा। क्लेरिक उसकी इस रिफ्यूजल को समझ नहीं पाया और मेडालियन के अननोन डेंजर्स के बारे में इंसिस्ट करने लगा, मगर फर्म नजर से उसने बस इतना कहा कि सब ठीक रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी एक मस्कुलर वॉरियर हंसते हुए पास आया और बोला कि रिवॉर्ड काफी मामूली है, जिससे प्रीस्ट थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। फिर टॉपिक बदलते हुए क्लेरिक ने डीटी के बारे में पूछा और उस आदमी ने बताया कि वह फर्स्ट एड की वजह से बच गया। कुछ देर बाद सर्वाइवर स्टाफ के सहारे खड़ा हुआ और बोला कि यह अच्छी खबर है। पर्ज पूरा होने के बाद उसने ग्रुप को अनाउंस किया कि अब वापस लौटने का समय है क्योंकि होराइजन पर सूरज उग रहा था। इस तरह बिरॉन माइंस में अनडेड को कमांड करने वाले लमेंटिंग नाइट की खबर जल्द ही शहर तक पहुंच गई। इंसिडेंट जानकर लोकल लॉर्ड डर गया और जल्दी से एरिया को साफ कराने का आदेश दे दिया। अच्छी बात यह रही कि माइंस में गए किसी भी एडवेंचरर की मौत नहीं हुई और सबको आराम और रिकवरी का मौका मिला। फिर भी मरे हुए नाइट की मेमोरीज ने प्रोटैगनिस्ट को उस रात टावर की चोटी पर अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। जो कुछ हुआ था उससे एक बात साफ हो गई थी, इस इंसिडेंट ने उसे और मजबूत बना दिया था। टावर के ऊपर अकेले खड़े होकर उसने निष्कर्ष निकाला कि रियल कॉम्बैट उसकी ग्रोथ को तेज करता है, भले ही वह अभी भी रैंक 3 पर था। और एबिलिटी चैलेंजिंग द हेवंस से बढ़े माना की वजह से वह अब रैंक 4 के बराबर एरिया स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी उसने चांद की तरफ हाथ उठाया और माना कि वह अभी भी अपने असली गोल से बहुत दूर है। कुछ देर बाद यंग मैन ने मुट्ठी भींच ली और खुद से वादा किया कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होगा वह हार नहीं मानेगा। यही कारण था कि उसने स्पेशल एबिलिटी चैलेंजिंग द हेवंस हासिल की थी। नए दिन की शुरुआत के साथ माइंस वाला इंसिडेंट शहर में ऑफिशियली खत्म माना गया। ऑर्डर ऑफ लुइस के क्लेरिक्स ने सेफ्टी के लिए वहीं रुककर माइंस की मॉनिटरिंग जारी रखने का फैसला किया। मीनवाइल बाकी एडवेंचरर्स ने विदा ली और अपने अपने काम के इलाकों की ओर निकल पड़े। शहर की एक सड़क पर मस्कुलर वॉरियर उसके पास आया और पूछा कि क्या यंग मेज भी अब जाने वाला है। उसे देखकर उसने समझ लिया कि वह ऑर्डिनरी एडवेंचरर बनने वाला नहीं है। उसने पूछा कि क्या उसका डेस्टिनेशन ग्रे नाम की जगह है। वॉरियर ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि ग्रे को जाने बिना वह पैसे कैसे कमाएगा और कहा कि फिन क्लाइंट्स नहीं लाएगा। जब यंग मैन ने मासूमियत से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होगा तो उसने उसे नाइव मेज कहा। फिर समझाया कि ग्रे एक शैडो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की तरह है जो मिशंस भी ऑर्गेनाइज करता है। मिशंस का जिक्र सुनकर यंग मैन की इंटरेस्ट बढ़ गई और उसने वर्ड दोहराकर कंफर्म किया। वॉरियर ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि बहुत लोग रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि मनी और फेम के पीछे जाते हैं। मेज ने पूछा कि वह यह सब जानकारी क्यों दे रहा है। मुस्कुराते हुए वॉरियर ने कहा कि वे कंपेनियंस हैं क्योंकि साथ में सरवाइव किए हैं। हालांकि इस बात को डिनाई कर दिया गया। फिर भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स वाले रिस्की मिशंस का आइडिया उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनने का साफ मौका था। उसी समय पास खड़ी कैरेज से आइरिस की आवाज आई कि वे जल्द निकलने वाले हैं। उसे खड़ा देख मेज ने आवाज देकर पूछा कि क्या वह ग्रुप के साथ नहीं जा रहा। उसने डांटते हुए कहा कि वह अभी भी इंजर्ड है और यूं खड़ा न रहे, मगर जेंटल स्माइल के साथ उसने बस उसे दिए गए मैजिक के लिए धन्यवाद कहा। फिर उसने यंग वुमन को एनकरेज किया और कहा कि ऐसी ट्रेनिंग के साथ वह एलिमेंटल मैजिक आसानी से मास्टर कर लेगी। इसके बाद उसने बताया कि वह उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसे कहीं और जाना है। यह सुनकर लड़की को याद आया कि सब कुछ कितनी अचानक हुआ था और कैसे उसकी जान उसी ने बचाई थी। उसी से उसने ऐसी थीरीज और स्पेल्स सीखी थीं जो एकेडमी में समझ नहीं आई थीं, लेकिन वह हमेशा जानती थी कि यह फेयरवेल एक दिन जरूर आएगा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ये समझते हुए कि उसे उसके रास्ते पर चलने से रोकने का कोई हक नहीं है, उसने विदा कहने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने उसका हाथ थामा, मेज ने फेयरवेल कहा, उसे जूनियर बुलाया और वादा किया कि वे फिर से मिलेंगे। आखिरी मुस्कान के साथ उसने उस वादे को अपने दिल में रख लिया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वे दोबारा मिलेंगे। आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए आइरिस ने कहा कि अगली बार वे जरूर मिलेंगे और वादा किया कि वह ऐसी जूनियर बनेगी जिस पर उसे गर्व हो।
एक दूर जगह पर सीन अचानक बदल गया, जहां रालिन एक इंटेंस ऑरा से घिरी हुई थी। कुछ ही देर बाद मेज ने एक आदमी को फ्लेम्स के सर्कल से जमीन पर जकड़ दिया और पूछा कि ब्लैक आवर बोमर मैजिक टावर पर हमला क्यों कर रहा था। हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है।